निपटने की योग्यता यदि हमारे अंदर है, यदि हम लाभकारी व कुशल रूप से कार्य करना जानते हैं, स्वयं की योग्यताओं व उपलब्धियों को अनुभव करने की क्षमता हमारे अंदर होती है, समाज में हम अपना योगदान प्रदान कर सकते हैं, तो ऐसी अवस्था में कहा जाता है कि हम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं और हमें किसी तरह की समस्या नहीं है। और यदि हमें किसी तरह के मानसिक रोग है वो हमें कैसे पता चलेगा, तो इसका हमें जानकारी कैसे मिल सकती है कि यदि हमें भावनात्मक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से, सामाजिक स्वास्थ्य जो हमारा है उसमें किसी प्रकार का विकार उत्पन्न हो जाता है और हम उसमें सामंजस्य बैठाने में सफल नहीं हो पाते हैं, तो ऐसी दशा में कहा जाता है कि हमारे अंदर मानसिक विकार आ रहा है, मानसिक समस्याएं आ रही हैं, हम बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं, हम जो चीजें महसूस करते हैं, जो हमारा व्यवहार होता है वो सही प्रकार से घटित होता हुआ नहीं पाया जाता है। और ये सब चीजें यदि ऐसी होने लगती हैं हमारे साथ, तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य एक विकृत दिशा में जा करके और एक उचित दिशा में जब नहीं जा पा रहा होता, तो वहां पे हम मानसिक समस्याओं को महसूस करते हैं, हमारे अंदर बहुत सारे तनाव हो जाते हैं, उनसे कैसे निपट सकते हैं इसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती है, लोगों से जो हमारा मेल मिलाप होना है वो कैसे बेहतर तरीके से रखना है इस संदर्भ में हमें जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है, हमारी पसंद क्या होगी, हमारी नापसंद क्या होगी, उसका चुनाव करने में हम ज्यादा से ज्यादा सक्षम नहीं हो पाते हैं। ये सब चीजें जब कठिनाई ग्रस्त होने लगती हैं, तो वही यह इंगित करता है, बताता है कि हम कहीं ना कहीं मानसिक स्वास्थ्य या मानसिक विकृति की दिशा में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब जैसा कि देखा जाए कि जो हमारी बाल्यावस्था होती है, हमारी किशोरावस्था होती है, युवावस्था होती है, प्रौढ़ावस्था होती है, फिर इसके बाद जो आगे की हमारी वृद्धावस्था होती है, तो प्रत्येक अवस्था के हमारे कुछ कार्य हैं, प्रत्येक अवस्था की हमारी कुछ रणनीतियां हैं, प्रत्येक अवस्था की हमारी जो है क्रियाकलाप है, उनमें जब कहीं से दिक्कतें, परेशानियां या बाधाएं आना उत्पन्न हो जाता है, तो हम मानसिक तनाव की दिशा में अग्रसर होते हैं। इसलिए स्वस्थ मानसिक स्वास्थ्य रखने के लिए बेहतरीन होता है कि हमारी जिस उम्र के जो कार्य हैं उनको हम सही प्रकार से करें, तो हमें किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। अब हमारी जो हेल्पलाइन है वो आपको कौन कौन सी समस्याओं के लिए समाधान प्रदान कर सकती है, इस पे भी संक्षिप्त में मैं बताना चाहूंगा कि यदि आपको किसी प्रकार की दुश्चिंता है, यदि आप किसी प्रकार की मनोग्रसितता, बाध्यता, विकार, ओसीडी जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में जाना जाता है, उससे ग्रसित हैं, यदि आपके अंदर किसी प्रकार के आत्महत्या के विचार आते हैं, आत्मघात के संदर्भित विचार आते हैं, उसको कैसे रोका जा सकता है, यदि आप अवसाद में होते हैं, डिप्रेशन में हैं, उदासी में हैं, तो उससे आपको बाहर कैसे निकाला जा सकता है, यदि आपको बार बार पैनिक अटैक आते हैं, यदि आपको समायोजन संबंधी समस्याएं हैं, आप समाज में समायोजन नहीं कर पा रहे हैं, तो उससे संबंधित परामर्श आपको प्रदान किया जा सकता है। यदि आपको किसी प्रकार का आघात लगा हुआ है, आघात के उपरांत आपको किसी प्रकार का तनाव है, जैसे कि किसी किसी व्यक्ति के घर में कोई मृत्यु हो जाना, किसी सगे संबंधी का चले जाना, या किसी अपने करीबी का दूर हो जाना, तो इस तरह से यदि कोई तनाव है तो उसमें आपको क्या परामर्श प्रदान किया जा सकता है, इस दिशा में हमारे विशेषज्ञ आपको विशेष रूप से बहुत सारी जानकारियों को प्रदान करते हैं। या आप किसी प्रकार के व्यसन, कोई नशा करते हैं, कोई आप जो है किसी चीज के आदी हो चुके हैं जिससे अपने आप को दूर करना चाहते हैं और दूर नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में उससे दूर होने के विभिन्न प्रकार के जो रास्ते हैं वो आपको बताए जाते हैं। और इसके अलावा यदि आपको किसी प्रकार के उपचार की आवश्यकता है, यदि आप तनावग्रसित व्यक्तियों की सहायता कैसे कर सकते हैं, या फिर आपके द्वारा जो है महामारी
में जो विभिन्न प्रकार की समस्याओं को महसूस किया जा रहा है था, जैसे कि अभी हाल ही में कोरोना नामक महामारी आई थी, जिससे बहुत सारे हमारे समाज के लोग परेशान थे, हमारे देश के लोग परेशान थे, उनको दिक्कतें परेशानियां हो रही थी, उसे बाहर कैसे निकले ये समझ में नहीं आ रहा था। वो संबंधी जो भी समस्याएं होती हैं उसके उपचार के लिए, इलाज के लिए आपको वहां से हमारे यहाँ से परामर्श जो है वो प्रदान किया जा सकता है। और बहुत सारी जो हमारे समाज में बहुत सारे भ्रम भी होते हैं, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि मुझे मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या नहीं हो सकती है, तो ये भी एक गलत धारणा है, मिथ्या धारणा है, क्योंकि जो मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हैं वो किसी को भी हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि हमें नहीं हो सकती, आपको नहीं हो सकती। यदि जो हमारी दिनचर्या है, हमारे जो कार्य हैं, हमारे क्रियाकलाप हैं, हमारी जो दिक्कतें परेशानियां हैं, उन परेशानियों का यदि हम सामना सही प्रकार से नहीं कर पा रहे हैं तो हम उसमें मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से ग्रसित होकर के अपने कठिनाइयों और दिक्कतों परेशानियों के कारण विभिन्न प्रकार की समस्याओं को अपने अंदर धारण कर लेते हैं। हमारे अंदर अवसाद आ सकता है, हमारे अंदर विभिन्न प्रकार की अन्य दिक्कतें आ सकती हैं। इसके अलावा कुछ कुछ लोगों के अंदर ये भ्रमित धारणाएं हो सकती हैं कि बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं नहीं हो सकती, तो ये भी कहना गलत होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई के दौरान, लिखाई के दौरान या अन्य समस्याओं के दौरान विभिन्न तरह की कठिनाइयों को महसूस करते हैं। तो जो बच्चे हैं उनके अंदर भी विभिन्न प्रकार की मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। उनका पालन पोषण कैसे करना है, उनको व्यवस्थित तरीके से जीवन की दिनचर्या को कैसे सिखाना है, इस संदर्भ में भी हमारे विशेषज्ञों द्वारा अनेक प्रकार की जानकारियां इन बच्चों को, लोगों को प्रदान की जाती हैं। साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी भी भ्रांतियां हैं, धारणाएं हैं कि जो मानसिक स्वास्थ्य समस्या है, जो मानसिक स्वास्थ्य समस्या से ग्रसित लोग हैं, वो किसी भी कार्य को कुशलता पूर्वक करने में सक्षम नहीं होते। यह भी एक गलत धारणा है, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य से समस्या से ग्रसित व्यक्ति क्योंकि एबनॉर्मल पूरी तरीके से नहीं होते, वो सामान्य कंडीशन में शुरुआती जीवन में बहुत सारी उपलब्धियों को अर्जित किए होते हैं, बहुत सारी उनके अंदर कुशलताएं होती हैं, गुण होते हैं, विशेषताएं होती हैं। कुछ जीवन में ऐसी कठिनाइयां, दिक्कतें, परेशानियां आ जाती हैं जिसके के कारण वो अपने लाइफ में एडजस्ट नहीं कर पाते, जिस वजह से वो मानसिक समस्याओं से ग्रसित होते हैं। तो ऐसी जो तमाम धारणाएं हैं, भ्रांतियां हैं, उनको भी जो है हमारे हेल्पलाइन के अंतर्गत परामर्श प्रदान किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारी धारणाएं हैं। अब मैं सहायता आप क्यों मांगना चाहिए, आपको इस हेल्पलाइन पर सहायता क्यों मांगने चाहिए, संदर्भ में भी संक्षिप्त में बताना चाहूंगा कि यदि हमें कोई सहायता किसी से मांगना है तो यह एक सकारात्मक कदम है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि हम सहायता मांग रहे हैं तो ये बहुत ही गलत है। तो सहायता मांगना जो है वो किसी दिक्कत परेशानी की तरफ इंगित नहीं करता, आपका एक सकारात्मक कदम है कि आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है, जिसके लिए आप सहायता मांग रहे हैं। यदि आपका स्वास्थ्य जो है अच्छा है, आप कुशल क्षेम किसी का पूछ लेते हैं, प्रसन्नता को किसी की बढ़ा देते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होता है। आपकी समस्या कैसी भी हो, उसके लिए आपको सहायता जरूर मांगनी चाहिए। आपके साहस और आपकी क्षमता को प्रदर्शित करता है। आपका सहायता मांगने का जो भी चीजें हैं वो आपकी क्षमताओं को और ज्यादा बढ़ाती हैं। अब यहाँ पे एक संक्षिप्त कुछ बातों करके मैं वक्तव्य को समाप्त करना चाहूंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि हमारा समय, जो हमारे कार्यक्रम का समय है, वो लगभग नजदीक पहुंच रहा है। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि आपको जो सहायता मांगनी है वो कब मांगनी है, क्यों मांगनी है, किस तरह से मांगनी है। तो उसके लिए यदि आप जैसे मानसिक बीमारी की तरफ बढ़ रहे हैं या मानसिक समस्या की तरफ बढ़ रहे हैं, तो कौन कौन से कुछ ऐसे छोटे बड़े लक्षण हो सकते हैं जो आपको यदि लगते हैं तो आपको जरूर इस हेल्पलाइन पर एक बार रिंग करके अपने लिए सहायता की प्रयास करना चाहिए, सहायता मांगनी चाहिए। जैसे कि यदि आपको नींद नहीं लगती है, आपको भूख नहीं लग रही है, भूख में परिवर्तन हो रहा है, तो ऐसी दशा में आपको जरूर सहायता मांगनी है। यदि आपको लग रहा है कि आप अपनी स्वयं की देखभाल
नहीं कर पा रहे हैं, आपको देखभाल करने में दिक्कत है, परेशानी है, तो वहां पे आप सहायता मांग सकते हैं। यदि आप देख रहे हैं कि आपकी जो मानसिक दशा है वो बहुत तेजी से बदल रही है, उसमें उतार आ रहा है, उसमें चढ़ाव आ रहा है, तो ऐसी दशा में जरूर आपको सहायता मांगनी चाहिए। यदि आपको लगता है कि आप अपनी और अपने आसपास के वातावरण से आपको विरक्ति सी हो रही है, आपको लग रहा है कि हमें जीना नहीं है, हमें अंदर जीने की इच्छा नहीं है, हम दूर हो जाएं, हम ये हो जाए, तो ऐसा यदि आपको महसूस होता है तो वहां पे भी जरूर आपको सहायता मांगनी चाहिए। यदि आपकी सामान्य जो डेली रूटीन होता है उन गतिविधियों में कहीं से अधिकता या कमी हो रही है तो वहां पे भी आपको सहायता मांगनी है। यदि आपकी जो दैनिक दिनचर्या है उसमें उतार चढ़ाव हो रहा है, उसमें एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, वहां सहायता मांगनी है। यदि आपका ध्यान सही से केंद्रित नहीं होता, आपकी स्मृति में दिक्कत है, तार्किक विचार आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको जरूर सहायता मांगनी है। यदि आप अति उत्तेजक स्थितियों से दूर भाग रहे हैं तो ऐसी अवस्था में सहायता मांगना है। या फिर आप किसी भी क्रिया को आरंभ करने अथवा उसमें प्रतिभाग करने की इच्छा नहीं आपकी हो रही है तो वहां पे भी जरूर सहायता मांगे। यदि आपके अंदर अतार्किक विचार आ रहे हैं जिनका कोई तर्क नहीं है तो भी आपको सहायता मांगनी है। या अति विश्वास आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए तो भी सहायता मांगनी चाहिए। यदि आपको लोगों पर अलग अलग प्रकार से संदेह हो रहा है, उनसे डर लग रहा है, तो भी सहायता मांगनी है। यदि आपके पास किसी प्रकार का असंगत या अनुपयुक्त व्यवहार करने की आपकी इच्छा हो रही है तो ऐसी दशा में भी आपको जरूर सहायता मांगनी चाहिए। तो ये कुछ संक्षिप्त चीजें थी जिनको मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और चूंकि अभी कार्यक्रम के हमारे शुरुआत का समय हो चुका है तो मैं आमंत्रित करूंगा आज के कार्यक्रम के समन्वयक एवं संचालक आदरणीय श्री राजेश कुमार सर को, आप आए और कार्यक्रम को आगे की तरफ गति प्रदान करें, दिशा प्रदान करें। आदरणीय श्री राजेश कुमार सर। धन्यवाद राजेश सर, बहुत शानदार और सरल शब्दों में आपने मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन किरण के बारे में हमारे सभी सम्मानित प्रतिभागियों के समक्ष अपनी बातों को रखा। साथ ही साथ चूंकि आज का जो दिवस है पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, आप सभी जानते हैं कि जो हमारे देश की जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं या पूरे विश्व की जो महिलाएं हैं वो कहीं न कहीं अपनी काबिलियत के बल पे, अपने नॉलेज के बल पर, अपनी शक्ति के बल पर बहुत सारे ऐसे एक तरीके से प्रकल्पों में काम कर रही हैं, अपने आप को साबित किया है। उसी से संदर्भित आज का जो हमारा महत्वपूर्ण विषय है, जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो, एक आने वाले कल के लिए जो हमारी लैंगिक समानता है, उस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ेंगी हम सबके आदर्श और सदैव मार्गदर्शन प्रदान करने वाली डॉक्टर आदेश अग्रवाल मैडम, फॉर्मरली चेयरपर्सन अर्थात भूतपूर्व चेयरपर्सन सीडब्ल्यूसी गोरखपुर रही हैं, और साथ ही साथ आप पूर्व में मनोविज्ञान विभाग दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर में भी अपनी सेवाओं को दिया है, और साथ ही साथ डीन के रूप में भी आपने अपनी सेवाएं डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट्स एंड फैकल्टी डिपार्टमेंट में आपने अपनी सर्विसेज को दिया है। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर गरिमा सिंह, मुझे लग रहा है कि जुड़ चुकी हैं। मैं चाहूंगा कि अपने टेक्निकल असिस्टेंट मिस्टर अंकित तक्षक साहब से कि डॉक्टर गरिमा सिंह शाही मैडम को आप ऑडियो वीडियो का परमिशन जरूर रखें। और डॉक्टर गरिमा सिंह मैडम एज असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी सेंट जोसेफ वीमेंस कॉलेज गोरखपुर में अपनी सेवाएं दे रही हैं। आज आपके वक्तव्य को सुनने का सुअवसर हमारे सभी सम्मानित प्रतिभागियों को मिलेगा। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ चुकी हैं डॉक्टर प्रमिला निषाद मैडम, आप पेशे से डेंटल सर्जन हैं। गोरखपुर में तमाम सामाजिक सरोकारों में महिला उत्थान के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, महिला शिक्षा को बढ़ावा देने में आप लगातार कई कार्यक्रमों में जुड़ती रहती हैं। मैं अपने टेक्निकल असिस्टेंट श्री अंकित तक्षक साहब से अनुरोध करूंगा कि डॉक्टर प्रमिला निषाद मैडम को भी अनुमति प्रदान करें ताकि आने वाले समय में वो अपना प्रेजेंटेशन और अपनी बात हम सब तक पहुंचा पाए। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ेंगी डॉक्टर कृष्णा चटर्जी मैडम, प्राचार्य हैं आप महाराणा प्रताप बालिका इंटर कॉलेज गोरखपुर के। आपने भी बहुत सारे ऐसे काम महिला सशक्तिकरण के लिए किया है, बालिका शिक्षा एवं उनके उन्नयन कल्याण के लिए आपने किया हुआ है। आज आप हमारे साथ जुड़ेंगे और इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में अपना वक्तव्य हमारे सभी सम्मानित प्रतिभागियों के समक्ष रखेंगी।
साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ेंगी डॉक्टर सीमा त्रिपाठी मैडम। आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, बुद्धा पीजी कॉलेज कुशीनगर में। आपने भी मनोसामाजिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में जो हमारी वयस्क महिलाएं हैं, वयस्क माताएं बहनें हैं, या जो किसी प्रकार की दिव्यांगता से जूझ रही हैं या दिव्यांगता से पीड़ित हैं, उन महिलाओं के कल्याण के लिए आपने बहुत सराहनीय और बेहतरीन काम किया है। आज आप अपने वक्तव्यों को जरिए हमारे सभी सम्मानित प्रतिभागियों के साथ अपने अनुभवों को साझा करेंगे। साथ ही साथ आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में टीम सीआरसी गोरखपुर के सभी अधिकारी गण, कर्मचारी गण और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो सीआरसी गोरखपुर के साथ दिन रात एक करके काम कर रहे हैं, चाहे वो वॉलंटरी कर रहे हो या एक तरीके से जो हमारे चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स हैं या उनके माता पिता हैं, उनके लिए भी जो काम कर रहे हैं, वो सब सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ेंगे हम सबके ऊर्जावान और यशस्वी निदेशक आदरणीय डॉक्टर हिमांशु दास सर, डायरेक्टर निपविट देहरादून, और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री नागेंद्र कुमार पांडे जी, श्री राजेश कुमार यादव जी, श्रीमती संध्या सिंह, श्री संजय प्रताप सिंह और तमाम अन्य कार्यक्रम समन्वयक सह समन्वयक जो आज के इस कार्यक्रम को आगे की तरफ ले चलेंगे। अंकित जी, आप तक मेरी आवाज जा रही है? हमारे साथ जुड़े हुए सभी हमारे जो अतिथिगण हैं, आप एज पर हमारा जो मिनट टू मिनट प्रोग्राम है उसके अनुसार आप सभी को अनुमति जरूर प्रदान करें। डॉक्टर गरिमा सिंह मैम, एक बार आप अपने माइक को अनम्यूट करके हम तक अपनी आवाज पहुंचाने का कष्ट करें मैम। डॉक्टर गरिमा सिंह मैम। जी सर, आ रही है आपकी आवाज। ओके, थैंक यू मैम। डॉक्टर प्रमीला निषाद मैम। डॉक्टर प्रमीला निषाद मैम। डॉक्टर प्रमीला निषाद मैम, एक बार अपने माइक को अनम्यूट कर आप अपनी आवाज हम तक पहुंचाएं ताकि हम कार्यक्रम को आगे की तरफ लेकर के चल पाए। डॉक्टर आदेश अग्रवाल मैम जुड़ चुकी हैं। राजेश सर, मेरी आवाज जा रही है? एक बार आप थोड़ा सा चेक करके बताएं। डॉक्टर आदेश अग्रवाल मैम जुड़ चुके हैं। जी सर, आपकी आवाज आ रही है, मैं चेक करता हूँ सर। ओके। संजय सर, मेरी आवाज जा रही है तो आप कृपया हमारे पास आकर के बैठने का कष्ट करें। राजेश सर, प्रमिला मैम का भी चेक करिएगा कि मैम जुड़ी है या नहीं अभी। प्रमिला मैम जुड़ चुकी हैं सर, प्रमिला मैम जुड़ चुकी हैं। मैं उनसे परमिशन मांग रहा हूँ कि हाँ। डॉक्टर सीमा त्रिपाठी मैम जुड़ चुकी हैं। शायद अंकित जी मैडम सीमा त्रिपाठी नाम की आईडी से जुड़ी हुई हैं, प्लीज आप उनको परमिशन प्रदान करें। हेलो, नमस्कार सर, डॉक्टर प्रमिला निषाद है। जी जी मैडम, नमस्कार मैडम। सॉरी सर, एक्चुअली ऑडियो हो नहीं पा रहा था इसलिए। जी जी, ओके ओके, नो इश्यू मैम। अंकित जी, मैडम डॉक्टर सीमा त्रिपाठी मैम को परमिशन प्रदान करें, जुड़ चुकी हैं जैसा कि स्क्रीन पर मैं देख पा रहा हूँ। अच्छा, परमिशन मिल चुकी है। जी जी, नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? जी 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 जी, ओके मैम, हम लोग कार्यक्रम को आगे की तरफ लेकर के चलते हैं। बस इंतजार है डॉक्टर आदेश अग्रवाल मैम के जुड़ने का। अंकित जी, डॉक्टर आदेश अग्रवाल मैम भी जुड़ चुकी हैं। किस नाम से जुड़े हैं? अच्छा, एक मिनट। डॉक्टर आदेश अग्रवाल मैम, यदि आप तक हमारी आवाज जा रही हो मैम, हमारा प्रणाम स्वीकार करें और अपनी तरफ से माइक अनम्यूट करके एक बार आशीर्वाद स्वरूप दो शब्द कहें मैम। डॉक्टर आदेश अग्रवाल मैम। डॉक्टर आदेश अग्रवाल मैम। मैं आपके साथ आ चुकी हूँ। जी मैम, प्रणाम मैम, सादर प्रणाम। मुझे सुन पा रहे हैं? यस मैम, आपकी आवाज हम तक आ रही है मैम। जी 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 तो मैम। आप सबको मेरा प्रणाम है।
मैम कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत अभी नहीं हुई, जस्ट मैं चेक कर रहा हूं कि हमारे जो सभी अतिथिगण हैं कृपया जी जुड़ जाएं और अपना सारा जो टेक्निकल इश्यू है उसको रिसॉल्व करके, ताकि प्रोग्राम को हम कंटिन्यूअस आगे की तरफ ले चल पाए मैम। ठीक है। जी मैम, कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत के लिए भी थोड़ा सा मुझे औपचारिकताएं कुछ निभानी है मैम, उसके तत्पश्चात मैं आपको आमंत्रित करता हूं मैम। ओके, ओके मैम, प्रणाम मैम। प्रणाम। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस अर्थात आज का जो हमारा विषय है, जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो, जो पर्टिकुलर आज के इस महत्वपूर्ण दिवस पर हम उन तमाम महिला शक्ति, नारी शक्ति, अपनी जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, उन सभी के लिए इस महत्वपूर्ण दिवस पर आज के इस ऑनलाइन संगोष्ठी में हमारे साथ सभी बेहतरीन और अपने क्षेत्र में शानदार काम करने के लिए जाने जाने वाले डॉक्टर आदेश अग्रवाल मैम जुड़ चुकी हैं। आप बहुत ही वरिष्ठ हैं और आपने पूर्व में एक चेयरपर्सन के रूप में सीडब्ल्यूसी गोरखपुर के रूप में भी आपने अपनी सेवाएं दी हैं। ऐसे लोगों के कल्याण के लिए काम किया है जो कहीं ना कहीं समाज में पिछड़े हुए थे, जो कहीं ना कहीं समाज में एक तरीके से अग्रिम पंक्ति पर नहीं आ पा रहे थे। कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत से पूर्व चूंकि मैं कुछ कहना चाहूंगा भारतीय महिलाओं के प्रति, चूंकि भारतीय महिलाओं को सशक्त बनाने में शिक्षा ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को अदा की है, और साथ ही साथ भारत की सरकार ने, हमारी संघीय व्यवस्था ने जो महिलाओं के प्रति विभिन्न प्रकार के नियम, कानून, कायदे, संवैधानिक प्रावधान और तमाम सारी नीतियां और कार्यक्रम पंचायतों, विधानसभाओं और संसद में उनका जो प्रतिनिधित्व प्रदान करके संवैधानिक रूप से अधिकार दे करके महिलाओं को अग्रिम पंक्ति में लाने के लिए जो सराहनीय प्रयास किया है, उसके लिए हम सभी हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और साथ ही साथ एक आज के दिन एक ये जरूर शपथ लेते हैं कि हम सभी मिलकर महिलाओं के लिए, अपनी मातृशक्ति के लिए, नारी शक्ति के लिए भारत जैसे विकासशील देश में किस तरीके से मददगार बन सकते हैं, उनको अग्रिम पंक्ति में और बेहतरीन स्थान दिलवाने में, उसके लिए हम सभी आज के इस कार्यक्रम में जरूर शपथ लेना चाहेंगे। क्योंकि विकासशील देशों में जो एक तरीके से विकास की जो वाहक बनी है वो नारी शक्ति ही है, कि नारी शक्तियों की बदौलत ही देश के विकास में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम देखने को मिला है। हाल ही के चुनाव में 17वीं लोकसभा में 78 महिला सांसदों के साथ जो हमारी लोकसभा की शुरुआत हुई, एक तरीके से अगर उसमें देखा जाए तो ये एक बृहद और व्यापक आंकड़ा है कि 78 की संख्या में हमारी मातृशक्तियों ने महिला सांसद के रूप में हमारे जो सबसे बड़ी जो हमारी संघीय सरकार है, जिसमें लोकसभा एक हमारी विधायी व्यवस्था है, उसमें अपना एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन कर रही हैं और देश के विकास में अपना योगदान कर रही हैं। आज के इस कार्यक्रम में आप सभी सम्मानित प्रतिभागियों को मैं बतलाना चाहूंगा कि हमारे साथ जुड़ चुकी हैं डॉक्टर आदेश अग्रवाल मैम, डॉक्टर गरिमा सिंह मैम, डॉक्टर प्रमीला निषाद, डॉक्टर सीमा त्रिपाठी मैम। आप सभी हमारे सम्मानित मातृशक्ति और हम सभी के लिए आदर्श और हमेशा मार्गदर्शन और परामर्श प्रदान करने के लिए, सीआरसी गोरखपुर को एक बेहतरीन पटल पर स्थापित करने के लिए, अतुलनीय योगदान के लिए सीआरसी गोरखपुर आपका ऋणी है, आभारी है। साथ ही साथ आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर श्री रवि कुमार सर। श्री रवि कुमार सर को मैं आमंत्रित करूंगा कि सर आप आए और हमारे साथ जुड़े हुए सभी सम्मानित अतिथि, वक्तागण और हमारे कीनोट स्पीकर का अभिवादन करते हुए कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की घोषणा करें। श्री रवि कुमार सर। माइक अनम्यूट करना है सर, रवि सर। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज जैसा कि हम लोग जानते हैं 8 मार्च 2022 प्रतिवर्ष आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज का जो थीम है नारी स्वस्थ देश सशक्त, समस्त नारी शक्ति को सादर नमन करते हुए हम आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर स्वस्थ महिला ही स्वस्थ समाज की जननी है, इसी के उपलक्ष्य में आज सीआरसी गोरखपुर परिवार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का वेब
डिजिटल प्लेटफॉर्म पे उसका आयोजन कर रहा है। तो इसी के उपलक्ष्य में मैं आज का जो टॉपिक है जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो, जिसका थीम है ब्रेक द बायस। जैसा कि हमारे कोऑर्डिनेटर साहब और ने बताया, ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज की महिलाएं पुरुषों से कंधा मिलाकर चल रही, बल्कि धीरे धीरे उनसे आगे भी निकल रही हैं। लेकिन फिर भी अब भी कोई ऐसी चुनौतियां हैं जो उनके कदमों को रोकने का काम कर रही हैं। वैसे तो हर क्षेत्र में महिलाओं ने अपनी काबिलियत, हुनर एवं मजबूत इच्छा शक्ति से उस हर चुनौतियों को चकनाचूर कर दिया है जो उनकी तरक्की में बाधा पहुंचाने का काम करती। इसी के क्रम में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया जा रहा है और इसी के उपलक्ष्य में ऑन बिहाफ ऑफ सीआरसी गोरखपुर फैमिली and our director Dr. Himanshu Das sir, who is the director of National Institute of Empowerment of Persons with Visual Disability देहरादून की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे यहाँ पे बहुत ही अनुभवी रिसोर्स पर्सन और कीनोट स्पीकर के रूप में डॉक्टर आदेश अग्रवाल मैडम जुड़ी हुई हैं, जो कि फॉर्मरली चेयरपर्सन CWC गोरखपुर में से जुड़ी हुई हैं। आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है मैडम। साथ ही साथ आज हमारे बीच बहुत ही अनुभवी रिसोर्स पर्सन डॉक्टर गरिमा सिंह मैडम, डॉक्टर प्रमिला निषाद मैडम, डॉक्टर कृष्णा चैटर्जी मैडम एंड डॉक्टर सीमा त्रिपाठी मैडम का भी मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आपके इस अनुभव का हम लाभ उठाएंगे महिला सशक्तिकरण और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे आपके कोऑर्डिनेटर्स एंड ऑल अदर स्टेक होल्डर्स का भी मैं धन्यवाद देता हूं, जो आज इस इंटरनेशनल वुमेन्स डे के अवसर पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अनुभव हमारे बहुत ही अनुभवी रिसोर्स पर्सन से अनुभव साझा करेंगे। सो मैं ज्यादा समय न लेते हुए I would hand over to Rajesh ji to continue the program. And once again, warm welcome to you all. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत का आदेश आदरणीय रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर श्री रवि कुमार सर द्वारा हम सभी को प्राप्त हो चुका है। चूंकि हमारे साथ जुड़ चुकी हैं आज के कार्यक्रम की हमारी कीनोट स्पीकर, हम सबकी मार्गदर्शक आदरणीय डॉक्टर आदेश अग्रवाल मैडम। डॉक्टर आदेश अग्रवाल मैडम को आमंत्रित करने से पहले मैं हमारे साथ जुड़े हुए सभी सम्मानित प्रतिभागियों को डॉक्टर आदेश अग्रवाल मैम के विषय में एक संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगा। मैडम ने 1963 से 2006 के बीच लखनऊ विश्वविद्यालय और डीडीयू गोरखपुर विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान विभाग में अपनी सेवाएं प्रदान की है। बहुत सारे ऐसे मनोवैज्ञानिकों को मैम ने करीने से तैयार किया है जो देश विदेश में अपनी सेवाओं को प्रदान कर रहे हैं। आपने दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी में एचओडी के रूप में भी अपनी सेवाओं को दिया है। साथ ही साथ आप आर्ट्स फैकल्टी में डीन के पद पर भी अपनी सेवाओं को दिया है। साथ ही साथ कुछ समय के लिए आपने गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में कुलपति के रूप में भी आपने काम किया है। बीच में डॉक्टर आदेश अग्रवाल मैम ने फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी यूएसए और ओटावा यूनिवर्सिटी कनाडा में भी अपनी सेवाओं को दिया है। आपने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 60 से ज्यादा आर्टिकल्स को पब्लिश करने में और अन्य विद्वानों की मदद करने में हेल्प प्रदान की है। साथ ही साथ आपने व्यक्तिगत रूप से 15 से अधिक पुस्तकों को लिखने में अपना योगदान दिया है। साथ ही साथ आपने इस क्षेत्र में कई प्रतिष्ठित पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं। आपने अपनी जीवनी हु इज हु इन द वर्ल्ड को भी प्रकाशित किया है। आपने गोरखपुर के सबसे बुजुर्ग महिला क्लब के अध्यक्ष के रूप में, यानी कि सर्वोदय जो मंडल है बुजुर्ग महिला क्लब के नाम से जाना जाता है, 2006 से 2007 के बीच अध्यक्ष के रूप में भी अपनी सेवाओं को दिया है। साथ ही साथ मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आपके परिवार में आपके 2 बेटे हैं, एक
एयर कमांडर हैं मिस्टर अनुपम अग्रवाल सर, और दूसरे हैं डॉक्टर सिद्धार्थ अग्रवाल सर। और साथ ही साथ इस प्रकार की जो एक यात्रा रही है डॉक्टर आदेश अग्रवाल मैम की, वो मैंने आप सभी के समक्ष रखा है। एक बार मैडम को मैं प्रणाम करते हुए आज के इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आशीर्वाद लेते हुए, मातृशक्ति नारी शक्ति को प्रणाम करते हुए ये शपथ भी लेता हूं कि हमारे साथ हमारे कार्यस्थल पर जो भी हमारे वर्किंग कल्चर में जो नारी शक्ति काम कर रही हैं, उन सभी को हेल्प करते हुए, प्रमोट करते हुए आगे की तरफ बढ़ने का कार्य करूंगा। साथ ही साथ दूसरे लोगों को इस बारे में जरूर अवगत कराऊंगा। इन्हीं बातों के साथ मैं आमंत्रित करता हूं हम सबकी आदरणीय मार्गदर्शक आदरणीय डॉक्टर आदेश अग्रवाल मैम को। मैम आप आए और आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने उद्बोधन से हमारे साथ जुड़े हुए सभी सम्मानित प्रतिभागियों को लाभान्वित करें। आदरणीय डॉक्टर आदेश अग्रवाल मैम। मैम आप अपना माइक अनम्यूट कर ले मैम, एक बार माइक अनम्यूट। मैम अगर आप तक हमारी आवाज जा रही हो, कृपया एक बार अपना माइक अनम्यूट करें मैम। हाँ, अब आ रही है आवाज? यस मैम, प्रणाम मैम, प्लीज मैम। धन्यवाद। समेकित क्षेत्रीय कौशल विकास, पुनर्वास एवं दिव्यांग जन के सशक्तिकरण का केंद्र जो गोरखपुर का है, उसके द्वारा आयोजित आज की अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर इस गोष्ठी के संरक्षक डॉक्टर हिमांशु दास, संगोष्ठी के संयोजक श्री रवि कुमार, संयोजक के अन्य कार्यकर्ता श्री राजेश कुमार, श्री संजय प्रताप एवं समस्त अन्य संयोजककर्ता और समस्त विद्वान वक्तागण जो अपने विचारों से हम सबको अभी लाभान्वित करेंगे, आप सबको मेरा सादर प्रणाम। आप सब मैं आभारी हूं इस गोष्ठी के आयोजकों की, जिन्होंने मुझे आपके बीच आकर अपने विचार रखने का ये अवसर प्रदान किया। आज का विषय है जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो, अर्थात लैंगिक बराबरी आज, आने वाले कल को संभालने के लिए, या आज की लैंगिक बराबरी कल को संभालने के लिए कितनी आवश्यक है। इस विषय पर मैं कहना चाहूंगी कि भारतीय चिंतन में नारी का स्थान सदा ही पुरुष के बराबर रहा है, तभी तो यहाँ अर्ध नारीश्वर की परिकल्पना है। यानी पुरुष और नारी न केवल बराबर हैं, बल्कि पुरुष भी नारी के बिना अधूरा है। नारी पुरुष के बिना अधूरी है, इसके ऊपर तो बहुत कुछ कहा गया है कवियों ने और लेखकों ने, लेकिन पुरुष भी नारी के बिना अधूरा है। यही कॉन्सेप्ट है अर्ध नारीश्वर का। इसके अलावा देखिए, आज अगर हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो क्यों, इसका तात्पर्य यह है कि पुरुष और नारी के जो अधिकार हैं, जो उनका क्षेत्र है, उसमें शक्ति में बराबरी नहीं। तो ये बराबरी क्यों नहीं है, इसके कारण हम अभी देखेंगे। लेकिन मैं बात कर रही थी भारतीय संस्कृति की, तो इसमें बहुत से चिंतक ये मानते हैं कि 3 प्रकार के प्रमुख पावर्स होती हैं या बल होते हैं। एक तो सबसे पहले शक्ति या बल, या जिसको मसल पावर कहते हैं वो, दूसरा मनी पावर या संपत्ति और धन की शक्ति, और तीसरी विद्या की या ज्ञान की शक्ति। तो ये तीनों ही प्रकार के जो शक्तियां हैं, ये हमारे संस्कृति में न केवल हैं, बल्कि ये नारी रूप में ही स्थित मानी गई है। इसी के आधार पर
दुर्गा देवी, महालक्ष्मी और महासरस्वती की कल्पना की गई। इसके रूप में स्थापित है, प्रतिष्ठित है, कल्पना नहीं केवल। मनुस्मृति जो कि वेदों के बाद की पहली रचना कही जाती है, उसमें भी कहा गया है, शोचंती जायो यत्र विनश्त्याशु तत्कुलम यत्रेतास्तु न शोचयन्ति वर्धते तद्धि सर्वदा। अर्थात जिस कुल में स्त्रियां दुर्व्यवहार के कारण शोकाकुल रहती हैं, शोक करती हैं, उस कुल का विनाश शीघ्र ही हो जाता है। इसके विपरीत जहां स्त्री का सम्मान होता है और स्त्रियां प्रसन्न चित्त रहती हैं, वह कुल प्रगति करता है। तो नारी में शक्ति का रूप, उसको सब प्रकार से शक्तिमान मानते हुए और उसकी स्वस्थी, उसके वेलबींग, उसके स्वस्थ रहने की संकल्पना यहाँ शुरू से है। फिर आज हमारी संस्कृति में ये सब होते हुए भी क्यों उसकी दुर्दशा है। अच्छा, एक बात और मैं कहना चाहूंगी कि जो भारत का स्वतंत्रता संग्राम था, उसमें भी महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। आप लोग दुर्गा देवी और या दुर्गा भाभी और लक्ष्मी सहगल, इनके नाम से तो परिचित होंगे ही, लेकिन इनके अलावा भगिनी निवेदिता, राजकुमारी गुप्ता, तारा रानी श्रीवास्तव, इनके नाम भी आपने सुने होंगे। लेकिन दक्षिण भारत में आपने वेलू नाचियार, कितूर रानी चेन्नम्मा, तिलेश्वरी बरुआ और गुलाब कौर, इन लोगों के नाम शायद न सुने हो, लेकिन इन्हें भी याद रखने की जरूरत है। फिर आज क्यों महिला पुरुषों की अपेक्षा कमतर समझी जा रही है? क्यों आज भी अगर वो एक ही प्रकार का काम करते हैं तो एक सी मजदूरी नहीं मिलती, एक सी तनख्वाह नहीं मिलती? क्यों पुरुष के पास शारीरिक बल है, इसलिए क्यों आज भी घरों में हिंसा की शिकार अधिकांश महिलाएं होती हैं, अधिक होती हैं? यद्यपि कि मैं ये नहीं कहूंगी, पुरुषों में भी पुरुष भी पीड़ित हो सकते हैं, होते हैं, लेकिन अधिकांश महिलाओं में। तो ऐसा क्यों है? क्या हुआ हमारी संस्कृति में कि हम अपनी जो संस्कृति की धरोहर थी उसको छोड़कर, उसको भुलाकर, और आज हम ऐसे हो गए कि हमें हमारे ये कहने की जरूरत पड़ रही है कि जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए। क्या हुआ, क्यों हुआ? तो कई बातें हैं जिनके कारण ये दुर्दशा हो गई है। एक तो शिक्षा की कमी है। शिक्षा की कमी का हाल आप शायद जानते हो, शायद न जानते हो। जानते ही हैं, नहीं क्यों जानते हैं, ज्यादातर सभी लोग जानते हैं कि पुरुषों में जहां शिक्षा का स्तर जो है वो 87% है, वहां महिलाओं में केवल 65% के आसपास है। तो ये शिक्षा की कमी जो है, ये बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से ये दुर्गति है। और फिर कुछ राज्यों में जैसे बिहार में, वहां तो केवल 47% है शिक्षा। तो इसलिए इसकी ये एक बड़ा कारण है। जो भी हिस्टोरिकल रीजंस थे, जो भारत के ऊपर आक्रमण हुए, विदेशियों का राज्य हुआ, उन सब के कारण वो संस्कृति, वो थाती खो गई और ये दुर्दशा शुरू हो गई। तो इसको हमें सुधारना है, बदलना है। आज की स्थिति यह है कि प्राइमरी स्कूल में जो बच्चे प्रवेश लेते हैं, उनमें पुरुष लड़कों और लड़कियों के प्रवेश लेने में बहुत अंतर नहीं है, लेकिन चौथी 5वीं क्लास से ही
लड़कियों में ड्रॉप आउट रेट बहुत अधिक होने लगता है। क्यों? या तो घर में काम करने की जरूरत है, या तो पैसे की कमी है, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, या जरूरी नहीं समझा जाता कि लड़कियां पढ़ें। इसकी वजह से बहुत ज्यादा ड्रॉप आउट रेट है, और कॉलेज में तो बहुत ही ज्यादा हो जाता है। इसका असर पड़ता है आर्थिक स्वतंत्रता के ऊपर। महिलाओं में आर्थिक स्वतंत्रता का भी अभाव है, और ये सर्वविदित है कि आर्थिक स्वतंत्रता हर प्रकार से नारी को स्वावलंबी होने से, और दूसरे के ऊपर आश्रित होने से, और प्रताड़ित होने के लिए एक कमजोर प्राणी के रूप में आ जाती है। तो इसकी बहुत जरूरत है, इसको बढ़ाने की, इसको करने की। ऐसा नहीं है कि वो महिलाएं काम नहीं करती। 90% काम जो है घरों में महिलाएं करती हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें कोई शुल्क नहीं मिलता, उसके लिए उन्हें किसी प्रकार का आर्थिक कंपेंसेशन नहीं होता, बल्कि उनसे कहा जाता है करती क्या हो दिन भर घर में बैठ के। जबकि पुरुष वर्ग केवल 20% के लगभग काम ये करते हैं घर का, उससे भी कम कुछ काम करते हैं पुरुष लोग भी, लेकिन 20% के आसपास, तो या 25% के, 20-25% के आसपास। तो इससे जो आर्थिक स्वतंत्रता है वो बहुत अधिक प्रभावित होती है। एम्प्लॉयमेंट जहां तक सवाल है, पुरुषों में जहां 71% है, तो महिलाओं में केवल 27%। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 99 के बाद से 2017 में ये घटा है, और अभी जो पेंडेमिक हुआ उसमें तो बहुत अधिक प्रभाव महिलाओं के भी एम्प्लॉयमेंट पे बहुत अधिक पड़ा है, और इसका डायरेक्ट प्रभाव उनके आर्थिक क्षमता पर और आर्थिक स्वतंत्रता पर और उनकी जो संपूर्ण स्थिति है परिवार में और समाज में, उस पर पड़ता है। तीसरी बात है कि कार्य क्षेत्र में अपना स्थान बना लेने पर भी स्त्रियों को परिवार में एक सहारा, एक आलंबन नहीं मिल पाता। इसके लिए हमें बहुत कुछ करने की जरूरत है। उनसे यही कहा जाता है, उनसे यही सोचा जाता है कि बाहर का काम करने के बाद भी घर की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर है, और इसका असर भी होता है। महिलाएं जहां काम करती हैं उसके बाद कम से कम घर में आकर 4.5 घंटे कम से कम काम करती हैं, और पुरुष वर्ग बाहर काम करने के बाद 1 या 1.5 घंटे ही काम करते हैं घर में। तो ऐसा क्यों? आफ्टर ऑल उसकी भी सीमाएं हैं, वो कितना काम कर सकती है। तो इसके लिए तरफ ध्यान देने की बहुत जरूरत है। और एक बात है कि महिलाओं की स्वतंत्रता में तो थोड़ी वृद्धि हुई है, कुछ महिलाएं पढ़ भी रही हैं, कुछ बाहर कामकाज भी कर रही हैं, लेकिन पुरुष वर्ग में महिलाओं के प्रति जो उनको देखने का तरीका है, उनका वास्तविक स्वरूप जो वो अपने मस्तिष्क में रखते हैं, उसमें बहुत परिवर्तन नहीं आ पाया है। और जब तक ये परिवर्तन दोनों में नहीं होगा, पुरुषों और स्त्रियों में, तब तक वो जेंडर इक्वालिटी जिसकी हम बात कर रहे हैं वो भी नहीं हो पाएगी। इसके कारण दुष्परिणाम होता है क्या कि पुरुष फिर उसको, महिला को सपोर्ट नहीं करते। भाई तुम काम करके आई हो, तुम जानो घर का काम तो तुम्ही को करना है। ये लैक ऑफ सपोर्ट, और ये लैक ऑफ सपोर्ट ही नहीं होता बल्कि इसका कभी कभी खराब प्रभाव होता है वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस। इस पर जो मैंने CWC में काम किया तो मैंने बहुत दुष्प्रभाव इसका देखा बच्चियों के ऊपर। महिलाएं तो फिर भी बड़ी हैं, वो कुछ अपने को संभाल भी सकती हैं, लेकिन कोमल कच्ची कलियां, छोटी लड़कियां, उनके साथ भी जो प्रताड़ना, जो दुर्व्यवहार होता है,
वो उससे आगे के पूरे जीवन पर उनके असर पड़ता है। तो ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है, एक समस्या है, इसका हमें समाधान करना होगा। एक और बात भी है, और वो सदियों की जो परंपरा है उसके कारण, जो पुरुष वर्ग की और परिवार की सोच है उसके कारण, और जो लड़कियों को शुरू से सिखाया जाता है घरों में, उसके कारण एक मानसिक बाधा भी उनके अंदर है, जिससे वे पुरुषों के समान आगे बढ़कर काम करने से स्वयं हिचकती हैं। मनोविज्ञान में इसको एक नाम दिया गया, और उसको कहते हैं फियर ऑफ सक्सेस। वो सफल होने से डरती हैं। सफल होने से क्यों डरती हैं? कि उनके भाई, उनके पिता, उनके पति कहेंगे कि अरे निकल, ये तो बहुत कमेंट्स इस प्रकार के नामकरण से घबरा कर वे सफल होने, जितनी उनमें क्षमता है उतनी सफलता वो नहीं प्राप्त करती। तो ये इस बाधा को, इस मेंटल ब्लॉक को भी दूर करने की जरूरत है। कुछ हद तक ये दूर हुआ है, लेकिन इसे रोज दूर करते रहने की और एक चीज है, में जो महिलाओं का अधिकतर जो प्रदर्शन है, जो उनका पोर्ट्रेयल है, जिस रूप में वे प्रदर्शित, वो अधिकांशतः, हमेशा नहीं लेकिन अधिकांशतः जैसा होना चाहिए, जिसकी अपेक्षा है उससे कम ही होता है। एक तो या तो उन्हें एक वस्तु, एक उत्पाद के रूप में तमाम सारे एडवर्टाइजमेंट्स में यूज किया जाता है, या फिर बहुत निगेटिव रोल्स में, जहां एक महिला दूसरी महिला को की जड़ काटते हुए दिखाई जाती है। ऐसे रोल्स में अधिकांशतः दिखाया जाता है। ये मैं नहीं समझ पाती क्यों ऐसा है। क्या कहानीकार को अपनी कहानी में दिखाई देता है कि इससे लोग देखकर आकर्षित नहीं होंगे, इसलिए क्योंकि साधारण रूप में तो नारी को ममता और त्याग की मूर्ति बताया ही जाता है, तो उस तरह बताने की जरूरत नहीं है। कुछ उससे हटकर इस नेगेटिव रोल में महिला को दिखाने की प्रवृत्ति और उपभोग की वस्तु के रूप में प्रदर्शित करने की प्रवृत्ति, ये बहुत अधिक है। इससे बचने की, इसको परिवर्तित करने की आवश्यकता है। तो अब प्रश्न ये है कि जेंडर इक्वालिटी के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना होगा जिससे कि हमारा आने वाला कल, हमारी बच्चियों का सुरक्षित रहे और वो कर सके जिसके वे योग्य हैं, जो वो कर सकती हैं। तो क्या क्या करना होगा? आगे फिल्म और मीडिया की ही बात हम कर रहे थे अभी, तो उसी से शुरू करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि बहुत सी फिल्म्स बनी, जैसे कि 50s में फिल्म आई थी मदर इंडिया, उसमें एक महिला क्या कर सकती है, वो भी गांव की महिला, वो प्रदर्शित किया गया था और इसने पूरे भारत को झंझोड़ कर रख दिया था। और भी फिल्में बनी हैं, जैसे नो वन किल्ड जेसिका, या इंग्लिश विंग्लिश, जो कि एक वास्तविक महिला की कहानी पर आधारित थी, कि सब कुछ होते हुए भी अंग्रेजी बोलना नहीं आता, तो उसके पति और उसके बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं और वो फिर अंग्रेजी बोलना सीख लेती है अपने बूते पर। तो ये सोच, ये इस तरह की मीडिया का रोल यहाँ पर जरूरी है। या लज्जा फिल्म एक आई थी,
जिसमें तमाम सारी अच्छी एक्ट्रेसेस ने काम किया था और बहुत ही सशक्त फिल्म बनी थी, तमाम तरह की महिलाओं की जो दुश्वारियां हैं उनको परिलक्षित करते हुए। तो ये याद रखिए कि मीडिया एक दुधारी तलवार है, इट इज अ डबल एजेड सोर्ड। ये दोनों तरफ वार कर सकती है। अगर वो अवेयर कर सकती है लोगों को तो उनका विनाश की तरफ भी भेज सकती है। तो इसका अगर ऐसा कंटेंट मीडिया में दिखाया जाता है जो ऑब्जेक्शनेबल है तो उस पर हमें आवाज उठानी होगी, उसको उसका बहिष्कार करना होगा, उसके खिलाफ बोलना होगा। फिर लड़कियों में शुरू से ये जो मानसिक बाधा है, फियर ऑफ सक्सेस, इसको दूर करने की बहुत सख्त जरूरत है। और इसमें परिवार, टीचर्स और सहपाठीगण, भाई, पिता, सबका रोल बहुत महत्वपूर्ण है। सबके सहयोग से ही ये संभव होगा। तभी जब वो नारी बड़े होकर काम करेगी, बाहर निकलेगी, तो उसे परिवार का सपोर्ट प्राप्त हो सकेगा, पति का या पिता का या भाई का, तभी उसे सपोर्ट प्राप्त हो सकेगा। पुरुष वर्ग में भी इस कॉन्सेप्ट को समझने की, एडमिट करने की जरूरत है कि महिलाएं उतना ही काम घर में नहीं कर सकती जितना कि वो बाहर से करके आ रही हैं। उनका हाथ बटाने की, उनको थोड़ा सहारा देने की भी जरूरत है। और इस सब के लिए सबसे पहले जरूरी है शिक्षा। जो लड़कियों में ड्रॉप आउट रेट है उसको रोकने की जरूरत है। और इसके लिए हम लोग अपने स्तर पर जो कर सकते हैं वो हमें करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। चाहे वो अपने घर में काम करने वाले लोगों को थोड़ा सा पढ़ा देने की हो, या उन्हें प्रेरित करने की हो कि वो अपनी लड़कियों को पढ़ाएं, और इसी के आधार पर फिर आगे आर्थिक स्वतंत्रता की नींव रखी जाएगी। उसके लिए उन्हें, लड़कियों को प्रेरित करना होगा। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा महिलाओं को भी सावधान करना चाहूंगी। महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो, बाहर काम करें, बहुत जरूरी है, लेकिन ये भी जरूरी है कि वे अपनी जड़ों से कटे नहीं। यानी अगर वो बाहर काम करती हैं तो पूरी तरह ये घर को इग्नोर न करें या अपने को सबसे ऊपर न समझें। परिवार में जिसका जो स्थान है उसको उतना सम्मान दें, उतना उसको प्रेम दें और उसके अनुरूप ही व्यवहार करें और अपने कर्तव्यों का भी पालन करें। क्योंकि एक महिला जो ऐसा नहीं करती वो दूसरी महिलाओं की राह का रोड़ा बन जाती है। उसको देखकर दूसरे लोग कहते हैं कि भाई इससे अच्छा तो यही है कि ना पढ़ें लड़कियां, ना करें बाहर काम, ऐसे बेटी, ऐसी बहू होने का क्या फायदा, जो परिवार को परिवार नहीं समझती, जो किसी का आदर सत्कार नहीं करती। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि महिलाएं स्वयं इस पर ध्यान दें। एक तरफ फियर ऑफ सक्सेस पर तो जरूर विजय पाएं, लेकिन साथ साथ अपनी जड़ों से कटे नहीं। उनकी और भी, उनके व्यक्तित्व का केवल एक ही रूप नहीं है कि वे घर के बाहर कार्य करते हैं। उनके व्यक्तित्व का एक और रूप भी है, एक गृहिणी का, एक माँ का, एक बहन और एक बहू का। तो उसकी तरफ उन कर्तव्यों का भी उन्हें पालन करना होगा। और इसलिए महिलाओं का योगदान वर्क फोर्स में, काम में बड़े
ये बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ महिलाओं को इन बातों का भी ध्यान करना पड़ेगा, तभी असली मायने में जेंडर इक्वालिटी हम समाज में स्थापित कर पाएंगे। और नहीं, अगर हम इन बातों का ध्यान नहीं करेंगे तो हम उन देशों के ऊपर चले जाएंगे जहां महिलाओं ने एजुकेशन तो प्राप्त कर ली, आर्थिक स्वतंत्रता भी कुछ हद तक प्राप्त कर ली, लेकिन जहां डाइवोर्स का रेट 60% है, जहां अधिकांश परिवार टूटे हुए हैं, जहां बच्चे का कोई ध्यान देने वाला नहीं है, माता पिता में से कोई एक है, अधूरापन है, हमें उससे बचना है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ही हम जेंडर इक्वालिटी की बात करें। बस मैंने संभवतः अपना समय से अधिक ले लिया है, तो बहुत बहुत यही धन्यवाद आशा है मैडम। कि मैं मुझे क्षमा बहुत अच्छा चाहूंगी। लग रहा था। कोई बात नहीं मैडम, आज आप सभी का दिवस है और आपका उद्बोधन निश्चित रूप से बहुत ही एक तरीके से बात करके हमारे सभी सम्मानित प्रतिभागियों को रखा हुआ है कि आपने बहुत ही गूढ़ और बहुत ही अच्छी चीजें बतलाई हैं कि हमारी माताओं बहनों को क्या करना है, कैसे अपने मान सम्मान को और बेहतर बनाना है। इन तमाम मुद्दों पर आपने बहुत ही मुखरता से अपने विचारों को रखा है। हमारे बहुत सारे प्रतिभागी चैट बॉक्स के जरिए अपनी सहमति भी दर्ज करा रहे हैं, आपके शब्दों से वो बिल्कुल जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने अपना आपको अतुलनीय बहुत धन्यवाद, और जी सभी को मैम। बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मेरा जी मैम। पेशेंटली मुझको सुना। जी मैम, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू। कार्यक्रम की अगली कड़ी में अब मैं सीधे तौर पर आमंत्रित करूंगा हमारे साथ जुड़ी हुई डॉक्टर गरिमा सिंह मैम, असिस्टेंट प्रोफेसर इन साइकोलॉजी, सेंट जोसेफ विमेंस कॉलेज गोरखपुर। मैम आप आए और संक्षिप्त समय में अपने विचारों को रखने की कोशिश करें, क्योंकि यह ऑनलाइन वर्चुअल मीटिंग्स अपने समय को भी ध्यान में रखते हुए आगे की तरफ चलती है। तो मैं आपसे थोड़ा सा अनुरोध करूंगा कि संक्षिप्त में अपनी बातों को रखने का कष्ट करें। डॉक्टर गरिमा सिंह मैम। धन्यवाद सर, धन्यवाद। जी ज़रूर। मेरी आवाज़ आ रही है सर? यस मैम, प्लीज कंटिन्यू। Good afternoon to each one of you present here on this online platform. आप सभी स्नेहीजनों, बुद्धिजनों को मेरा प्रणाम एवं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई। मैं डॉक्टर गरिमा, मनोविज्ञान प्रवक्ता, सेंट जोसेफ कॉलेज फॉर वुमेन, आप सभी के समक्ष इस वेबिनार में दिव्यांग बच्चों की माताओं की जो सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, इस विषय पर अपने कुछ विचार प्रस्तुत करने हेतु यहाँ उपस्थित हूँ। दिव्यांग बच्चों के परिवारजन ही उनका महत्वपूर्ण ढंग से समर्थन करते हैं, जिससे उन्हें जीवन यापन करने में अवश्य मदद मिलती है। इस क्षेत्र में बहुत सारे अध्ययन किए गए हैं और अध्ययनों से यही बात सामने आती है कि दिव्यांग बच्चों की देखभाल ज़्यादातर उनके माँ बाप के द्वारा ही की जाती है, जहाँ अधिकतर सामाजिक एवं पारिवारिक जिम्मेदारियां एक तरफ माँ की होती हैं, वहीं पिता अपने कंधों पर आर्थिक बोझ को ही देखता है। यह भी देखा गया है कि माता पिता के तनाव के कारण बच्चों की दिव्यांगता नहीं अपितु उनकी बीमारी है, यदि चिरकालिक बीमारी हो तो और भी अधिक। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे कुछ बिंदुओं पे अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूंगी। कभी पेड़ों से मत पूछना कि फल देने में वो क्या क्या सहते हैं। जिसने अपनी कोख से औलाद जन्मी हो उसे मत बताना बर्दाश्त करना किसे कहते हैं। यह विदित है और आप सभी धन्य माताएं इस तथ्य से भी रूबरू हैं कि देखभाल करने में बहुत सी कठिनाइयां आती हैं। तो मैं जो कि सिर्फ एक दर्शक के रूप में इस तथ्य को देखती आ रही हूँ, इस विषय में ज्यादा तो नहीं कहूंगी, पर जैसा इस महिला दिवस का थीम भी है, ब्रेक द बायस, मैं दिव्यांग बच्चों की देखभाल से जुड़े और उनसे उनकी माताओं से जुड़े जो कुछ मिथ्या तथ्य हैं, जो मिस हैं, उन पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी। ठीक है, कुछ पॉइंट्स जिन पे मैं अपना ध्यान आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी, कुछ मिथ्स हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। ठीक, जैसा कि सर ने बताया, तो पहला पॉइंट, लैक ऑफ नर्चर। ये माना जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान पालन पोषण में कोई कमी रह गई होगी, जिस कारण से बच्चे में इस तरह की दिव्यांगता देखी जाती है। ये पूरी तरह से एक मिथ है
और अगर कई माताएं भी हैं, ऐसी कई माताएं बहनें हैं जो इस बात को मान के चलती हैं कि हाँ ऐसा हुआ होगा, तो अगर आप अपने आप को इस मिथ से बाहर नहीं निकालेंगे तो शायद आपको देखभाल करने में और भी अधिक परेशानी और भी अधिक तनाव महसूस होगा। सेकंड, रिजल्ट ऑफ सिन। ठीक है, ऐसा हमारे समाज में, इंडियन कल्चर में बहुत सी जगहों पे अभी भी माना जाता है कि अगर बच्चों में इस तरह की दिव्यांगता देखी जा रही है तो जरूर आपके कुछ कुकर्म रहे होंगे या आपके कुछ पाप हैं जिनके कर्म, जिसका फल है कि आपको इस तरह के कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है, ये बच्चे भगवान के या गॉड के अपने ब्लेसिंग्स हैं जिनको कि हमें एक्सेप्ट करना चाहिए इस मिथ से दूर रहते हुए। थर्ड, ये मिथ है कि जो भी डिसेबल्ड बच्चे हैं उनके जो पेरेंट्स हैं वो आइसोलेटेड नहीं महसूस करते, यानी उन्हें समाज से अलग महसूस नहीं होता है। ठीक है, पर ऐसा नहीं है। हर पेरेंट जो है वो आइसोलेटेड महसूस हो सकता है, चाहे वो डिसेबल्ड बच्चे का हो या नॉर्मल चिल्ड्रन का भी हो, तो भी वो आइसोलेटेड हर एक व्यक्ति महसूस कर सकता है और अलगाव महसूस होने की वजह से, आइसोलेटेड महसूस होने की वजह से उसे दूसरों की मदद की, दूसरों से बात करने की आवश्यकता हो सकती है। तो ये भी एक तरह का मिथ है जिसे जो मैं आपके सामने प्रस्तुत किया। ठीक है, इसके अलावा दो और मिथ्स जिनके बारे में मैं यहाँ बात करना चाहूंगी। पहला कि दिव्यांग बच्चे जितने भी हैं वो जीवन पर्यंत अपने गार्जियन पे, अपनी माता पे आश्रित होते हैं और रहेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर एक बच्चा दूसरे से अलग है और हाँ, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको कि स्पेशल नीड्स, स्पेशल केयर्स की जरूरत होती है और जीवन पर्यंत रहेगी, पर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि सीआरसी जैसी संस्थानों की मदद से भी आगे जीवन में अपना खुद स्वयं से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। स्वयं वो अपने आप पे आश्रित होंगे, ना कि दूसरों पे। लास्ट पॉइंट जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि एक मिथ है कि काउंसलिंग इसमें अगर डिसेबल्ड बच्चों की आप ध्यान रख रहे हैं तो आपको काउंसलिंग की कोई आवश्यकता नहीं है, वो पॉइंटलेस है, अर्थहीन है, या ये उनको आवश्यकता पड़ती है जो कि कमजोर हैं। यानी अगर आप मजबूत होकर अपने बच्चे को मजबूती से, अपने स्ट्रेंथ से जो है उसकी देखभाल कर रहे हैं तो आपको काउंसलिंग की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जैसा मैंने पहले भी आपको एक पॉइंट में बताया कि हर एक पेरेंट, हर एक व्यक्ति अलगाव, आइसोलेटेड महसूस करता है, हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं आती हैं, तो ऐसे में काउंसलिंग अर्थहीन नहीं है बल्कि अर्थपूर्ण है। अगर आप दूसरों से बात करें, काउंसलर से बात करें, सीआरसी जैसे सेंटर्स में जाके आप अपनी बातों को रखें तो उससे आपको काफी मदद मिलेगी। इन मिथ्या बातों की बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाह रही थी। इसके साथ ही साथ हो सकता है कुछ माताएं जो कि निरंतर देखभाल करती हैं ऐसे बच्चों का, वो हमसे भी जुड़ी हुई हों, या अगर वो नहीं तो सीआरसी सेंटर्स के जो स्पेशल एजुकेटर्स हैं वो जुड़े हैं, तो शायद वो मेरे कुछ सुझाव हैं उन माताओं के लिए जो उन तक पहुंचाएंगे अवश्य ही। मैं वो आपको ज्यादा समय ना लेते हुए बताना चाहूंगी। पहला कि अगर मदर्स की बात है, हाँ ठीक है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, सोशल और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, एंड व्हेन यू हैव अ डिसेबल्ड चाइल्ड तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ज्यादा बढ़ जाती हैं। लेकिन उसके साथ ही यहाँ पे पहला पॉइंट यही है मेरा कि उन्हें अपनी देखभाल करने की आवश्यकता है। ठीक है, अपना मेंटल हेल्थ सही रखना है, तभी वो अपने बच्चे की ठीक ढंग से देखभाल कर पाएंगी। दूसरा पॉइंट होगा कि ये मानते हैं हम कि अगर हमें कोई पीड़ा है तो वो दिखाने से जो है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन पहले के समय में ये कहा जाता था कि दुख बांटने से दुख कम होता है। शायद ये आज के आधुनिक युग में ये कम होता जा रहा है, लेकिन ये बिल्कुल ही सामान्य है, पीड़ा होना सामान्य है। हर किसी की लाइफ में ग्रीविंग इज ओके। तो अगर आपको ग्रीफ हो रहा है, अगर आपको दुख हो रहा है, तो उस दुख को बांटने से उस दुख को दबाइए नहीं, उसे हमें दबाने की आवश्यकता नहीं है बल्कि उसे बांटने की आवश्यकता है। थर्ड, तीसरा सुझाव जो है वो है कि आप, अगर आपके और भी बच्चे हैं, ठीक है,
डिसेबल्ड बच्चे के अलावा आपके और भी बच्चे हैं, यानी उनके और भी सिबलिंग्स हैं, तो हमें उन्हें इग्नोर करने की, ऐसे बच्चों को, उनके स्ट्रगल्स को इग्नोर करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि उनके भी जो चैलेंजेस हैं, उनके लाइफ में जो भी कठिनाइयां आ रही हैं, उनको भी ध्यान देना है साथ ही साथ, क्योंकि हम सिबलिंग्स को पूरी तरह से इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये एक और सुझाव ऐसी माताओं के लिए। इसके अलावा कई बार हमें आवश्यकता पड़ती है कि हम कहीं बाहर जा रहे हैं, या हम किसी अपने कार्य में व्यस्त हैं, या हमें स्वयं को एक वकेशन चाहिए, ठीक है। तो ऐसे में ऑप्शंस अवेलेबल हैं औपचारिक देखभाल की, ठीक है। बहुत सारे ट्रेंड केयर गिवर्स जो हैं, फॉर्मल केयर गिवर्स, जो कि आज के टाइम में अवेलेबल हैं, हम उनके जिनकी पूरी ट्रेनिंग है डिसेबल्ड बच्चों को देखने में या उनकी केयर गिविंग करने में, हम उनकी मदद लेके और अपने कार्य को कर सकते हैं, ठीक है। हम ये नहीं कहते हैं कि वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागें या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दें, लेकिन हाँ, हम औपचारिक देखभाल कभी कभी उनकी मदद ले सकते हैं, ऐसे ट्रेंड लोगों की जो कि औपचारिक देखभाल करते हैं। इसके साथ ही साथ कई बार जब हम केयर गिविंग के काम में लगे रहते हैं, देखभाल करते रहते हैं निरंतर, तो हमारा जीवन शैली एकदम नीरस सी हो जाती है। तो इसके लिए आवश्यक है कि हम अपने जीवन शैली में थोड़ा परिवर्तन लाएं, अपने भोजन में परिवर्तन लाएं, जिससे कि लाइफ में पॉजिटिविटी बनी रहेगी। नेक्स्ट, हमें जहां से भी मदद मिले, मदद एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होनी चाहिए हमें, ठीक है। और अगर नहीं मिल रही है मदद, तो हम मदद मांगने में, जैसे कि अगर हम सेंटर तक चल के आते हैं या काउंसलर तक चल के जाते हैं, तो उसमें जरा भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वी शुड ऑलवेज बी रेडी टू एक्सेप्ट। एंड लास्ट पॉइंट कि हर एक बच्चा, जैसा मैंने पहले भी कहा, हर एक बच्चा दूसरे से अलग है, तो आप अपने बच्चे को दूसरे से कंपेयर ना करें, स्पेशल नीड्स के बच्चे को दूसरे से कंपेयर ना करें। वो आपका चाइल्ड स्पेशल चाइल्ड है, इसीलिए उसे स्पेशल नीड, उसकी नीड्स जो है, उसकी आवश्यकताएं जो हैं, वो दूसरों से बिल्कुल भिन्न है। तो आप अपने बच्चे के अकॉर्डिंग, उसकी आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग उसकी देखभाल करें, ना कि दूसरों से कंपैरिजन करके। अंत में मैं बिल्कुल भी ज़्यादा समय ना लेते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। कुछ लाइंस जो कि ऐसी मदर्स को ही डेडिकेटेड है, जो डिसेबल्ड बच्चों की लगातार निरंतर देखभाल करती रहती हैं, उसके साथ ही अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। चट्टान सी खड़ी रहो तुम, भयभीत होना तुम्हारा स्वभाव नहीं, सहानुभूति की मूर्ति नहीं, अनुभूति की पराकाष्ठा सी तुम। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू टू ऑल। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही शानदार तरीके से हमारे साथ जुड़े हुए सभी इस प्रतिभागियों के समक्ष अपने अनुभवों और अपनी विशेषज्ञता को साझा किया। निश्चित रूप से आपके द्वारा कहे गए प्रत्येक शब्द हमारे दिव्यांगजन अभिभावकों, दिव्यांगों और पुनर्वास व्यवसायिकों को भविष्य में काम आएंगे। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ आपको एक बार पुनः सादर धन्यवाद। कार्यक्रम की अगली कड़ी में अब मैं सीधे तौर पर आमंत्रित करूंगा हमारे साथ जुड़ी हुई डॉक्टर प्रमिला निषाद मैम, डेंटल सर्जन। आप महिला सशक्तिकरण, सरोकार से संबंधित सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर प्रतिभाग करती रही हैं और सीआरसी गोरखपुर के साथ पिछले लगभग 2 वर्षों के प्रत्येक महिला दिवस के कार्यक्रम में बतौर विशिष्ट अतिथि अपनी उपस्थिति दर्ज कराती रही हैं और साथ ही साथ हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान करती रही हैं। डॉक्टर प्रमिला निषाद मैम, यदि आप तक हमारी आवाज जा रही हो, प्लीज आप इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आएं और अपनी विशेषज्ञता का लाभ और अनुभव हमारे सभी सम्मानित प्रतिभागियों के साथ साझा करें। डॉक्टर प्रमिला निषाद मैम। मैडम, क्या आप तक मेरी आवाज जा रही है? अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, कृपया अपना माइक अनम्यूट करके अपने उद्बोधन को आप इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर प्रारंभ करें। डॉक्टर प्रमिला निषाद मैम। डॉक्टर प्रमिला निषाद मैम, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं?
लगता है किसी टेक्निकल इश्यू के कारण मैडम की आवाज हम तक नहीं आ पा रही। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं डॉक्टर सीमा त्रिपाठी मैम, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, बुद्धा पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज कुशीनगर। डॉक्टर सीमा त्रिपाठी मैम, आप तक यदि हमारी आवाज जा रही हो एक बार मुझे सूचित करें मैम। डॉक्टर सीमा त्रिपाठी मैम। जुड़े हुए हैं सभी, दोनों लोग जुड़े हुए हैं। डॉक्टर प्रमिला निषाद मैम, आपने हैंड रेज किया है और उसी के जस्ट लेफ्ट साइड में जो माइक का ऑप्शन है आप उसको एक बार अनम्यूट करके अपनी आवाज को हम तक पहुंचा सकते हैं मैम। डॉक्टर प्रमिला निषाद मैम, जहां से हाथ बना हुआ मैम उसी स्क्रीन पर लेफ्ट साइड में माइक बना हुआ है, उसको एक बार आप टच करें, आपका माइक अनम्यूट हो जाएगा मैम। डॉक्टर सीमा त्रिपाठी मैम। महाराणा प्रताप बालिका इंटर कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर कृष्णा चटर्जी मैम किसी कारणवश विभागीय मीटिंग होने के कारण आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हमारे साथ नहीं जुड़ पाई हैं, लेकिन खेत के साथ उन्होंने एक संदेश हम सब तक प्रेषित किया है कि यह एक जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम लगातार सीआरसी गोरखपुर आयोजित करता रहा है। प्रत्येक कार्यक्रमों में डॉक्टर कृष्णा चटर्जी मैम हम सबके साथ जुड़ती रही हैं। डॉक्टर कृष्णा चटर्जी मैम के अधीनस्थ कार्य करने वाले महाराणा प्रताप बालिका इंटर कॉलेज में सभी शिक्षक और शिक्षिकाएं, साथ ही साथ विद्यार्थी इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में अपनी प्रतिभागिता दर्ज कराते रहे हैं। बहुत सारे शिक्षक और शिक्षिकाएं और विद्यार्थी महाराणा प्रताप बालिका इंटर कॉलेज के आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर प्रमिला निषाद मैम, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? एक बार मुझे थोड़ा सा माइक अनम्यूट करके आप बोलने का कष्ट करें मैम। डॉक्टर सीमा त्रिपाठी मैम, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी। यस डॉक्टर प्रमिला निषाद मैम, आपका माइक अनम्यूट हो गया मैम। यस मैम, प्लीज आप सादर आमंत्रित है मैम अपने विचारों को रखने के लिए, प्लीज मैम। Thank you so much, sir, for inviting me. So myself, Dr. Pramila Nishad, dental surgeon. महिला सशक्तिकरण मेरे को टॉपिक मिला है और मैं बहुत ज़्यादा इसके बारे में तो अच्छे से प्रिपेयर भी नहीं हो पाई हूँ। एक्चुअली मैं अभी पेशेंट ही कर रही थी, इसलिए थोड़ा सा बिजी हो गई थी। संक्षिप्त में मैं कह पाऊंगी, सभी महिलाओं को आज के दिन महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। महिला शक्तिकरण सबके लिए एक समान है। मेनली हर फील्ड में महिलाएं आगे निकल रही हैं। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा है जहां महिलाएं अपने आप को पुरुषों के समान बराबरी का दर्जा नहीं दे पा रही हैं। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है, चाहे वो सामाजिक लें, आप चिकित्सा के क्षेत्र में लें, शिक्षा के क्षेत्र में लें, हर क्षेत्र में महिलाएं आगे आ रही हैं। महिलाओं को और प्रोत्साहन करने के लिए पुरुष वर्ग से मैं अनुरोध करूंगी कि थोड़ा और उनको प्रोत्साहित करें और उनको बराबरी का दर्जा दिया जाए। वैसे तो हमारा देश पुरुष प्रधान देश है, पर मैं चाहती हूँ कि ये बराबरी का रहे, पुरुष और महिला प्रधान देश बने। इसके लिए सब पुरुषों से, सभी लोगों से मेरा अनुरोध रहेगा कि हम सबको एकजुट होके इस समाज को आगे बढ़ाना है, तो एकजुट होके काम करें। वैसे तो मेरा चिकित्सा का क्षेत्र है, मैं यही कहूंगी महिलाओं को कि हर फील्ड में आगे आई हैं। सुबह से लेके शाम तक हर क्षेत्र में उन्होंने घर से लेके बाहर तक का हर काम बखूबी निभाया है। सिर्फ अपने स्वास्थ्य को लेके थोड़ा सा लापरवाह रहती हैं, क्योंकि अपने लिए वो इतना समय नहीं निकाल पाती हैं और जिसकी वजह से उन्हें स्वास्थ्य प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। मैं यही कहूँगी कि अपने स्वास्थ्य पे ज़्यादा ध्यान दें, कुछ समय अपने लिए भी निकालें जिससे उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जैसे डेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, मैं तो डेंटिस्ट हूँ, तो मैं डेंटल प्रॉब्लम्स मेनली ज़्यादा फोकस करती हूँ। यदि अपने दांतों को आप सुरक्षित रखेंगे तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, क्योंकि कोई भी रोग आप शरीर का देख लीजिए, वो मुंह से होके ही शरीर के अंदर जाता है। कोई भी एक निवाला लें या कोई पानी का भी एक बूंद लें, वो
मुंह से ही होके जाता है। इसलिए यदि आपके दांत स्वस्थ हैं तो आपका शरीर स्वस्थ होगा, और यदि आप शरीर स्वस्थ रखेंगे अपना तो आपका घर परिवार भी स्वस्थ रहेगा। और जिस घर का परिवार स्वस्थ रहता है वहाँ समाज भी स्वस्थ रहेगा, और जहाँ समाज स्वस्थ रहेगा वहाँ देश स्वस्थ रहेगा। इसलिए अपने स्वास्थ्य पे ज्यादा ध्यान दीजिए। हर फील्ड, हर क्षेत्र में महिलाएं आगे हैं, इसलिए महिलाओं को भी बराबरी का दर्जा मिले, यही मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगी कि कोई भी महिला हो चाहे पुरुष हो, सबके लिए सब काम एक बराबर है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं है। इसलिए सब लोगों को मिलकर एकजुट होकर काम करना चाहिए। कोई ये ना कहे कि ये पुरुषों के लिए काम बना है, ये महिलाओं के लिए काम बना है। घर परिवार चाहे बाहर का काम हो, दोनों यदि मिल के करेंगे तो ज्यादा अच्छा सफल होगा, वो परिवार भी सफल होगा, वो काम भी सफल होगा। और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दोनों को रखना चाहिए, कोई अपने आप को श्रेष्ठ ना समझे। बाकी सीआरसी का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे ये मंच दिया अपने मन की बात रखने के लिए। और एक बार फिर से सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद मैम, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम की अगली कड़ी में अब मैं सीधे तौर पर आमंत्रित करूंगा, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं डॉक्टर सीमा त्रिपाठी मैम, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, बुद्धा पीजी कॉलेज, कुशीनगर। मैम, आप तक हमारी आवाज जा रही है मैम? हाँ हाँ राजेश जी, आ रही है आपकी आवाज। जी 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 मैम, सादर प्रणाम। जैसा कि हम सभी को था, बहुत बेसब्री से इंतजार की बुद्धा पीजी कॉलेज की डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी की प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सीमा त्रिपाठी मैम को सुनने का, जो कि आज महिला दिवस है। प्रत्येक विभाग, प्रत्येक विद्यालय, प्रत्येक इंस्टीट्यूशंस, प्रत्येक स्टेक होल्डर अपने अपने स्तर पर महिला दिवस पर नारी सशक्तिकरण के लिए नारी शक्ति को प्रणाम करते हुए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। इसी कड़ी में बुद्धा पीजी कॉलेज में भी सुबह से लगातार महिला दिवस पर संगोष्ठी चल रही थी, फिर भी अपने कीमती समय में से समय निकालकर डॉक्टर सीमा त्रिपाठी मैम ने सीआरसी गोरखपुर को कृतार्थ किया है। आपको सादर प्रणाम करते हुए, वंदन अभिनंदन करते हुए मैं आपको सीधे तौर पर आमंत्रित करता हूं कि मैम आप आए और हमारे साथ जुड़े हुए सभी सम्मानित प्रतिभागियों को आज के इस महत्वपूर्ण दिवस पर अपने विचारों, अनुभवों और विशेषज्ञता से लाभान्वित करें। डॉक्टर सीमा त्रिपाठी मैम। धन्यवाद राजेश जी। थैंक यू मैम। सबसे पहले तो मेरी गुरु आदेश अग्रवाल मैम को नमन करना चाहूंगी, जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और राजेश जी, आपको और आपकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने मुझे अवसर दिया मैम को सुनने का। और इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी प्रतिभागियों को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी इस बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का जो थीम है वो है जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो। हम लोग कई बार इस थीम की चर्चा कर चुके हैं। जब हम जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, और हम आज के इस कार्यक्रम में सीआरसी ने जो थीम रखी है वो है ब्रेक द बायसेस, तो बिना इन बायसेस को ब्रेक किए हुए हम जेंडर इक्वालिटी की बात कर ही नहीं सकते। बहुत अच्छा थीम चुना है सीआरसी ने, इसके लिए मैं सीआरसी को बधाई देना चाहूंगी कि जब हम जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं तो बात हम कहां से शुरू करें? बात हम उन बायसेस से शुरू करें जिन बायसेस की वजह से आज भी महिलाओं को वो स्थान नहीं मिल पाया है, वो सम्मान नहीं मिल पाया है जिसकी वो हकदार है। पहले मैं देख रही थी, समय मुझे 7 मिनट का दिया गया है, इसलिए मैं बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगी। इस समय के अंदर ही मैं अपनी बात को समेटने का प्रयास करूंगी। बायसेस शुरू होते हैं, हमको उस आधार पे जाना पड़ेगा जहां से बायसेस शुरू होते हैं। हमारे दिमाग में जो चीजें इनकलकेट कर दी जाती हैं बचपन से। एक बच्चा या बच्ची जब पैदा होता है उसके घर में रोल्स की बात होनी शुरू हो जाती है। हम जब पैदा होते हैं उसके साथ ही लड़कों का क्या रोल होना चाहिए, लड़कियों का क्या रोल चाहिए समाज में, उसकी हो जाती है। और वही हमारे दिमाग में ये जो जेंडर है वहीं से जन्म लेने लगता है। ये क्या करे, और ये समाज में सामाजिकता का रूप लेने लगता है, तो वहां हम जेंडर की बात करना शुरू करते हैं। यही जेंडर बायसेस हैं जो हमें महिला या पुरुष होने का एहसास दिलाते हैं। तो
रोल्स की जो मैं बात कर रही थी, हम एकदम फ्रॉम द वेरी बिगनिंग रोल्स की बात करना शुरू करते हैं कि आप मेल हैं, आपसे ये एक्सपेक्टेशन है, आप फीमेल हैं, आपसे ये एक्सपेक्टेशन है, आपको ऐसे उठना है, ऐसे बैठना है, ऐसे बात करना है। क्यों? क्योंकि आप मेल हैं। तो ये जो रोल्स हैं, जो और फिर उसी रोल के साथ हम अपने आप को आइडेंटिफाई करने लगते हैं। महिलाएं अपने आप को उसी रोल के अकॉर्डिंग अपनी पहचान स्थापित करने लगती हैं। पुरुष भी, ये सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है, ये पुरुषों के लिए भी है। हम उस रोल के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करने लगते हैं। महिलाएं हैं तो खूबसूरत दिखना चाहिए, प्रेजेंटेबल होना चाहिए, वेल ड्रेस्ड होना चाहिए। पुरुष है तो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ईमान होना चाहिए। तो ये जो आइडेंटिटी हम एकदम जन्म के साथ ही बच्चों में इनकलकेट करने लगते हैं, इस बायस को हमको तोड़ना पड़ेगा और तभी हम आगे जाकर के इक्वालिटी की बात कर पाएंगे, क्योंकि मानसिकता बदलनी पड़ेगी। इक्वालिटी तभी बदलेगी जब हम इस बायस की मानसिकता को बदल पाएंगे कि हमारी आइडेंटिटी क्या है। अंतर है वो रहेगा, पर वो बायोलॉजिकल अंतर है और हमको इस अंतर को सिर्फ इसी बायोलॉजिकल अंतर के रूप में लेना पड़ेगा। रोल से ही जुड़ी हुई दूसरी बात अगर हम कहें, हम किस तरह के मॉडल्स का सिलेक्शन कर रहे हैं, हम अपने लिए किस तरह के रोल मॉडल चुन रहे हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चा जब बड़ा होता है, जब अवस्था में होता है, हमको अपनी पहचान के बारे में एक सेंस डेवलप हो रहा होता है, तो उस स्टेज पे हम उसके लिए मॉडल सेट कर देते हैं। और मॉडल हम किस रूप में सेट करते हैं? मेल और फीमेल के लिए अलग अलग मॉडल सेट करते हैं। एक बच्ची है, उसके लिए क्या मॉडल होना चाहिए? उसके लिए मॉडल होना चाहिए सुष्मिता सेन, उसके लिए मॉडल होना चाहिए ऐश्वर्या राय। लिपि पुती शक्ल होनी चाहिए, एकदम फिट फिगर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्यों ऐसे रोल मॉडल्स हम महिलाओं के लिए सेट करते हैं? वर्थ, हम अपनी वर्थ बिना इस आर्टिफिशियलिटी के लिए नहीं कर सकते हैं। हम नहीं लिपि पुती शक्ल के साथ आएंगे, हम जो हैं आई एम वर्थ इट, बिना इस मेकअप के साथ, बिना इस आर्टिफिशियलिटी के साथ। हमको ये जो बायस है, इस बायस को भी तोड़ना पड़ेगा कि महिलाएं हर हाल में सुंदर हैं, हर रूप में सुंदर हैं। रोल मॉडल्स हम किसी को भी चुन सकते हैं। हमारे आसपास अगर आप देखिए, इतने अच्छे अच्छे उदाहरण देखते हैं। अभी जैसा कि राजेश जी ने कहा कि सुबह से कुशीनगर में भी बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे थे महिला दिवस को लेकर के, तो हमने अपने कॉलेज में 2 बहनों को आमंत्रित किया था, नेहा शर्मा और ज्योति शर्मा। आप लोगों ने निश्चित रूप से इनके बारे में सुना होगा। ये बहनें कुशीनगर जैसी छोटी सी जगह पर, आप सोचिए किस मानसिकता के लोग होंगे इस जगह पर। इस छोटी सी जगह पर ये बहनें बार्बर शॉप चलाती हैं। बहुत ठेठ भाषा में हम बात करें कि दुकान चलाती हैं ये बहनें। फीमेल पार्लर की बात मैं नहीं कर रही हूँ, मैं महिला पार्लर की बात नहीं कर रही हूँ। एक नाव की दुकान जो छोटी सी जगह पे होती है, जहाँ पुरुष आते हैं और अपने बाल कटवाते हैं। क्या ये बच्चियां हमारे लिए रोल मॉडल नहीं है? लेकिन नहीं, हमको रोल मॉडल क्या चाहिए? हमको रोल मॉडल ग्लैमरस चाहिए, एक आकर्षक सा फिगर वाला व्यक्ति हमको रोल मॉडल चाहिए। किसने दिया? सोसाइटी ने दिया। हमको ये बात भी तोड़ना है कि रोल मॉडल मतलब ग्लैमर नहीं, रोल मॉडल मतलब आप अपनी पहचान स्थापित कर सके। और छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं, अपने आसपास उठाइए। गोरखपुर में आप देखिए, ऑटो ड्राइवर दिखती हैं लड़कियां, ये हमारे रोल मॉडल क्यों नहीं? हमको कंपटीशन नहीं करना है, हमको पुरुषों से कंपटीशन नहीं करना है, हमको अपनी पहचान स्थापित करनी है। हमको वो सारे बायसेस तोड़ने हैं जो महिलाओं के लिए बनाए गए हैं कि हम शारीरिक रूप से कमजोर हैं, हम ये काम नहीं कर सकते, हम वो काम नहीं कर सकते, हम कुछ कर सकते हैं। आसपास की छोटे छोटे उदाहरण ढूंढने हैं और बिना कोई क्या कहते हैं अंतर्द्वंद उत्पन्न किए हुए, किसी तरह का अंतर्द्वंद। हमको इसलिए नहीं आगे आना है कि हमको पुरुषों के संसार में पुरुषों को नीचा दिखाना है, पुरुषों के साथ compete करना है, नहीं। हमको इसलिए आगे आना है क्योंकि हम आगे आ सकते हैं, हमारे अंदर बहुत क्षमता है, हमारे अंदर बहुत शक्ति है, हम कर सकते हैं, इसलिए हमें आगे आना है। चेंज हुआ भी है, ये बायसेस टूट भी रहे हैं। अगर आप देखिए अपने आसपास, जैसे कि मैंने अभी बात की, छोटे छोटे बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे, ये बायसेस टूट भी रहे हैं, पर ऐसा नहीं है कि ये खत्म हुए हैं। अंधेरा
कम हुआ है, दूर नहीं हुआ है। अंधेरा कम हुआ है, पर कम हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। हमको इस अंधेरे को खत्म करना है, हमको एक बदलाव लाना है। और ये बदलाव कैसा? सस्टेन करे जो बदलाव रहता, एक ऐसा बदलाव जो जिसमें निरंतरता हो, जिसमें प्रवाह हो, जो समय के साथ अपने आप को मजबूती के साथ खड़ा कर सके। हम जब जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं तो कई बार लोगों को ये लगता है कि हम पुरुषों के साथ compete कर रहे हैं और हम एकदम समाज की मान्यताओं को तोड़ के अलग सा कुछ करने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। महिलाएं जब जेंडर इक्वालिटी की बात करती हैं तो वो ये बात बिल्कुल नहीं कहती हैं कि उनको समाज के नियमों को तोड़ना है, बस समाज के नियमों को बदलना है। और वो नियम जो हमारे हाथ पैर बांध दे रहे हैं, जो हमको हमारी पहचान नहीं देने दे रहे हैं। आप सोचिए, आपको कोई जज करने वाला ना हो, कोई डिस्क्रिमिनेट करने वाला ना हो, किसी तरह का प्रेजुडिस आपके आसपास ना हो, तो आप कितना फ्री अपने आप को महसूस करेंगे, कितने सारे तनावों से आप बचे रहेंगे अगर आपके आसपास की दुनिया ऐसी हो जाए। हमको अपने आसपास की दुनिया ऐसी ही बनानी है। इसमें जो सबसे बड़ी बाधा है वो क्या है? वो हम महिलाएं ही हैं। हम महिलाएं ही तो हैं जो बच्चियों से कहती हैं खाना बनाना सीखो। हम महिलाएं ही तो हैं जो बच्चियों को कहती हैं तुम्हें दूसरे के घर जाना है, तुम्हें ये सारी चीजें आनी चाहिए। हम महिलाएं ही तो हैं जो अपने बेटों को अलग तरह से ट्रीट करती हैं, बेटियों को अलग तरह से ट्रीट करती हैं। तो ये जेंडर बायस तब तक नहीं आएगा, हम अपनी सोच भी बदलेंगे और इसमें महिलाओं को आगे आना पड़ेगा और पुरुषों की भागीदारी के साथ महिलाओं को आगे आना पड़ेगा। पुरुष वर्ग से बिना लड़ाई किए हुए हमको उनको करने से इकट्ठा नहीं मिलाना है, हमको उनका पूरक बनना है। एक दूसरे पर डिपेंडेंट होकर के एक दूसरे को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ना है और जेंडर इक्वालिटी इन्हीं अर्थों में बात की जाती है। बी द चेंज। आप जो समाज में, जो दुनिया में देखना चाहते हैं, पहले वो चेंज अपने अंदर तो लाइए। पहले अपने अंदर के तो सारे अपने अंदर तो ये कि महिलाएं अलग और पुरुष अलग होते हैं। जब तक अपने अंदर हम ये दूर नहीं करेंगे, जब तक हम स्वयं चेंज नहीं होंगे, हम दुनिया को नहीं चेंज कर पाएंगे। तो मुझे चूंकि समय का प्रेशर है, मैं देख रही हूँ टाइम लगभग खत्म हो गया है। इन्हीं बातों के साथ शब्द खत्म करना चाहूँगी। मैं बात और करूँगी। बहुत सारे नैरेटिव चलते हैं, हमारे पास बहुत सारे नैरेटिव चलते हैं और हम बात करते हैं कि ये नैरेटिव क्यों चल रहा है, क्योंकि ये समाज का ये आईना है, समाज ऐसा ही है, इसलिए ये नैरेटिव ऐसे चल रहे हैं। तो हमको वो नैरेटिव भी तो तोड़ने की जरूरत है, उस नैरेटिव को भी तो बदलने की जरूरत है। वो कहाँ से आए? वो नैरेटिव इन्हीं बायसेस से आए जो हमारे दिमाग में चल रहे हैं। तो नैरेटिव चेंज होंगे, बायसेस चेंज होंगे, तभी नैरेटिव चेंज होंगे और तभी हम जेंडर इक्वालिटी की बात कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। निश्चित रूप से आपके प्रत्येक ऊर्जावान शब्द हमारी जो आज की ये वर्चुअल मीट है, इसके लिए एक मील का पत्थर साबित होगा और हम चाहेंगे कि आने वाले समय में आप सभी जैसे वरिष्ठ मार्गदर्शक और ओजस्वी जो वक्ता के रूप में आप सभी ने अपनी पहचान बनाई है और इस पार्टिकुलर एक विषय विशेष के क्षेत्र में नहीं, सभी क्षेत्रों में जो आपकी जो एक अद्भुत प्रतिभा है, विद्वता है, उसका लाभ सीआरसी गोरखपुर उठाए। और आने वाले समय में हम लोग चाहेंगे कि इस प्रकार से अन्य वर्चुअल मीटिंग्स का आयोजन हम लोग करें, जिससे कि हमारे साथ जुड़े हुए सभी स्टेक होल्डर, चाहे वो दिव्यांगता से पीड़ित हों, चाहे वो दिव्यांगजनों के अभिभावक हों या पुनर्वास व्यवसायिक गण हों या सामान्य शिक्षा से जुड़े हुए शिक्षक बंधु ही क्यों ना हो, उन सभी लोगों तक हमारी पहुंच होनी चाहिए। और इस प्रकार के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो आज का जो आधुनिक समाज है, इस आधुनिक समाज की जो बेड़ियां हैं, जो हमारी आने वाली जो पीढ़ी कहीं न कहीं उन बेड़ियों में जकड़ती हुई जा रही है, उससे उसको कैसे आगाह किया जाए, उसको कैसे जागरूक किया जाए, इन तमाम बिंदुओं पर हम लोग वर्चुअल मीट के जरिए जुड़ सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं। क्योंकि समय की अपनी सीमा है और आज का जो कार्यक्रम रहा, मेरे हिसाब से सीआरसी गोरखपुर के हिसाब से बहुत ही सार्थक और सरल और सहज तरीके से लोगों तक अपनी पहुंच बनाने में कामयाब रहा। कार्यक्रम
अंतिम पड़ाव पर है, क्योंकि ऐसे विशेष प्रश्न अभी तक हमारे पास नहीं आए हैं, इसलिए प्रश्नोत्तर काल को यहीं पर समाप्त करते हुए मैं नागेंद्र पांडे साहब से अनुरोध करूंगा कि हमारे साथ जुड़े हुए जो सभी आदरणीय वक्तागण हैं या आदरणीय प्रतिभागीगण हैं, उन सभी के प्रति आभार ज्ञापित करते हुए कार्यक्रम को समाप्त करने की घोषणा करें। श्री नागेंद्र पांडे साहब। थैंक यू सर। क्या मेरी आवाज मिल रही है? यस सर, कंटिन्यू प्लीज। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जो हमारी थीम रही है, जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो, लैंगिक बराबरी जिसके आधार पर कल को संवारा जाए, संभाला जाए, इस महत्वपूर्ण दिवस के अवसर पर आज आप जो इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन आपके द्वारा जो संभव हो सका है, अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जो आज इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपने इतने बड़े मंच पे इतने सम्मानित वक्तागण का जो आगमन कराया है, जो एकत्र करने का जो कार्य किया है, सराहनीय है। सर्वप्रथम मैं सीआरसी गोरखपुर परिवार की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। हमारे कार्यक्रम में कीनोट स्पीकर के रूप में जुड़ी रही डॉक्टर आदेश अग्रवाल मैम, आपने बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारियां पुरुषों तथा महिलाओं के साक्षरता के परसेंटेज को उद्धृत करते हुए जेंडर इक्वलिटी में और हमारी भूमिका क्या हो सकती है, समाज की भूमिका क्या हो सकती है, तथा ऑब्जेक्शनल पॉइंट पे हम सभी को साथ रह करके आवाज उठानी होगी जिससे हम उनका मुकाबला कर सके। इन सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर बड़े ही सारगर्भित तरीके से हमारे इस आज प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो जानकारियां साझा की गई, काबिले तारीफ है। मैं आपको सीआरसी गोरखपुर परिवार की तरफ से मैं नागेंद्र पांडे आपको आभार ज्ञापित करता हूं। साथ ही साथ दूसरे वक्ता के रूप में हमारे साथ जुड़ी रहे डॉक्टर प्रमिला निषाद मैम, गरिमा सिंह मैम, असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी, सेंट जोसेफ वुमेन्स कॉलेज गोरखपुर, मैम का सहयोग मार्गदर्शन हमेशा सीआरसी गोरखपुर परिवार को मिलता रहा है। और आज आपने सोशल एंड फैमिली में क्या भूमिका मदर की हो सकती है, आज इस विषय हेतु आपने जो महत्वपूर्ण पहलुओं को उद्धृत किया है, काबिले तारीफ है। मैं स्वागत करता हूं उन सभी पहलुओं को, सभी मुद्दों का, जिनके माध्यम से आपने माताओं को कुछ सुझाव दिए गए आपके द्वारा, जिन्हें देखभाल का अपना भी ध्यान होना चाहिए, अपने बच्चों के साथ साथ अपना भी ख्याल होना चाहिए। दुख होना तो स्वाभाविक है, पर उसे बांटने की आवश्यकता है, उसे अपने आप में लेकर घुटन करने की आवश्यकता नहीं है। औपचारिक देखभाल हेतु ऐसे बहुत से सुझाव भी आपके द्वारा दिए गए जो काबिले तारीफ है, स्वागत योग्य है। मैं आपको सीआरसी गोरखपुर परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ हमारे साथ स्पीकर के रूप में जुड़े रहे डॉक्टर प्रमिला निषाद मैम, डेंटल सर्जन गोरखपुर, आपका सामाजिक क्षेत्र में हमेशा बढ़ चढ़ करके बहुत सारी भूमिकाएं रही है। आप सीआरसी गोरखपुर परिवार के इस तरीके के कार्यक्रमों में हमेशा प्रतिभाग लेती रही है। मैम, आपका सीआरसी गोरखपुर परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत आभार सीआरसी गोरखपुर परिवार की तरफ से। साथ ही साथ हमारे साथ स्पीकर के रूप में कृष्णा चटर्जी मैम, प्राचार्य एमपी बालिका इंटर कॉलेज गोरखपुर, मैम का संदेश हमारे बीच आ चुका है। मैम हमेशा से प्रेरणा का काम सीआरसी गोरखपुर के लिए किया है, आपने हमेशा बढ़ चढ़ करके हमारे कार्यक्रमों में भागीदारी अपनी सुनिश्चित कराई है, दर्ज कराई है। मैम आपको सीआरसी गोरखपुर परिवार की तरफ से इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आभार ज्ञापित करता हूं। साथ ही साथ हमारे साथ स्पीकर के रूप में आज इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में जनपद कुशीनगर की शोभा बढ़ा रही थी डॉक्टर सीमा त्रिपाठी मैम, आपको भी सीआरसी गोरखपुर परिवार की तरफ से आभार ज्ञापित करता हूं। आपने रोल मॉडल बनने की आवश्यकता पर जो बल दिया है, सामाजिक जो विसंगतियां हैं उनको फोकस करते हुए हमें सजग होने की आवश्यकता है, हमें जागरूक होने की आवश्यकता है, तथा कुछ कर दिखाने की आवश्यकता है। जो आपने
सींचा है, जो अपने अनुभवों को आज आपने साझा किया है, भगवान बुद्ध की धरती की शोभा बढ़ा रही है आप। कहीं न कहीं सीआरसी गोरखपुर आपका ऋणी है, और आज इस मंच के माध्यम से जो आपने जो अपने अनुभवों को हमारे बीच साझा किया है, इस अवसर पर मैं नागिन पांडे सीआरसी गोरखपुर परिवार की तरफ से आपको हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं आपके प्रति। साथ ही साथ हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ी रही सीआरसी गोरखपुर से मिस संध्या मैम, आपको भी मैम बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमेशा कार्यक्रमों में हमारी साथ बढ़ चढ़ की भागीदारी का निर्वहन किया है और करती है। आज इस महिला दिवस के अवसर पर आपने जो हमारे साथ जो अपना समन्वय साझा किया है, जो आपने साथ निभाया है, कहीं न कहीं काबिल तारीफ है। और जब घर से ही महिला की भागीदारी प्रबलता लिए हो जाती है, तो निश्चित है कि उस कार्यक्रम को बहुत आगे तक जाना है, वो अपने उद्देश्यों को लेकर के सफल होगा, ऐसी मेरी कामना है। आज जेंडर इक्वलिटी अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा हमारे सामने आ चुका है। 21वीं सदी जहां शिक्षा की सदी है, भारत सरकार की मंशा के अनुरूप राज्य सरकारें भी स्थानीय प्रशासन स्तर पर महिलाओं के उत्थान हेतु, महिलाओं की शिक्षा को सुदृढ़ीकरण हेतु अनेकों अनेक प्रकार के कार्यक्रम आज देश में राष्ट्रीय स्तर पर संचालित किए जा रहे हैं, जिसका प्रतिफल है, जिसकी परिणत है, जो आज 1951 के बाद से जब हमने बराबरी की है, आज हमारा परसेंटेज कहीं इनसे बढ़ चढ़ के परसेंटेज आज आगे आया है। सभी प्रकार के टेक्निकल एजुकेशन में, टेक्निकल पोस्टों पर, टेक्निकल विभागों में हमारी बढ़ चढ़ के भागीदारी सुनिश्चित होना राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार हो चुकी है। कहीं न कहीं अवसरों की समानता है, बराबर की भागीदारी है। जहां एक तरफ समाज में रूढ़िवादिता व्याप्त थी, फैली हुई थी, अपने जड़े गाढ़ी काफी किए हुए थी, वही आज बहुत सारी सुधार के आसार भी बढ़ते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा हम सभी के मार्गदर्शक, ऊर्जावान निदेशक, राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाए हुए हैं, हम सभी के प्रेरणा स्रोत डॉक्टर हिमांशु दास सर, डायरेक्टर NIPDD देहरादून का, जिनके मार्गदर्शन स्वरूप, जिनके निर्देशन में भारत सरकार की मंशा के अनुरूप महज 2.5 सालों में सीआरसी गोरखपुर ने वो कीर्तिमान राष्ट्रीय स्तर पर कायम किया है। जो अपेक्षाएं हमसे की गई, वो सारी की सारी पूरी होती प्रतीत हो रही है। सर को बहुत बहुत धन्यवाद। सर का सीआरसी गोरखपुर परिवार की तरफ से आभार ज्ञापित करता हूं। साथ ही साथ हम सभी के मार्गदर्शक, प्रेरणा स्रोत, हम सभी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले हमारे रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर आदरणीय रवि कुमार सर, जिनके कुशल निर्देशन मार्गदर्शन में हम इस तरीके की गतिविधियों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आयोजित कर पा रहे हैं, करते चले आ रहे हैं लगातार। साथ ही साथ हमारे साथ इस कार्यक्रम में कोऑर्डिनेटर की भूमिका का निर्वहन किया है आदरणीय राजेश कुमार यादव जी, पुनर्वास अधिकारी सीआरसी गोरखपुर। आपने सभी विभागों से जुड़े समन्वय स्थापित करते हुए आपने इस तरीके के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ के भागीदारी आपने अपनी सुनिश्चित किया है हमेशा से। सर, आपको सीआरसी गोरखपुर परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्रति आभार ज्ञापित करता हूं। साथ ही साथ हमारे साथ बराबर की भागीदारी का निर्वहन कर रहे थे आदरणीय संजय प्रताप सिंह जी, विकासात्मक चिकित्सक सीआरसी गोरखपुर। आपने भी सभी इस तरीके के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ के भागीदारी का निर्वहन किया है। सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सीआरसी गोरखपुर परिवार की तरफ से आपको आभार ज्ञापित करता हूं। साथ ही साथ कार्यक्रम में जुड़े भिन्न भिन्न गैर सरकारी संगठनों से जुड़े स्टेक होल्डर्स, विशेष शिक्षा में कार्य कर रहे पुनर्वास व्यवसायी गण, दिव्यांग जन तथा उनके अभिभावक गण तथा भिन्न वित्तीय संगठनों से भारी संख्या में जुड़ी हुई आज इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नारी शक्ति को सत सत नमन करते हुए मैं आप सभी के प्रति सीआरसी गोरखपुर परिवार की तरफ से नागेंद्र पांडे हार्दिक आभार ज्ञापित करता हूं। आपने आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जो दिलेरी दिखाई है, जो अपने बढ़ चढ़ के अनुभवों को इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो सहयोग प्रदान किया है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत आभार। थैंक यू। राजेश सर की आवाज में नहीं मिल रही है? ओके ओके, यहीं पे कार्यक्रम के समापन की घोषणा की जाती है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का। थैंक यू।